अध्याय 600 मोती कबीले के मोझी। विनाशकारी काली लपटों में 1 घंटे तक लगातार जलने के बाद 7 सितारा काले लोहे से बना लोहे का द्वार मंदिर से बाहर की ओर गड़गड़ाने और ढहने लगा। जैसे ही विशालकाय द्वार ढह गया, अचानक हॉल के बाहर एक काली आकृति प्रकट हुई। उसकी आकृति भूत जैसी थी और उसने अचानक मुट्ठी बढ़ाकर विशालकाय द्वार की ओर जोरदार प्रहार किया। धड़ाम टिल्ड। जब इस मूके ने 3000 मीटर ऊंचे विशाल लोहे के गेट पर प्रहार किया तो वह कांच के टुकड़े की तरह चकनाचूर हो गया और अनगिनत विशाल लोहे के टुकड़ों में बिखर गया जो चारों दिशाओं में फैल गए। जब वह आकृति रुकी तभी वांग हाओ और उसके साथी को उस व्यक्ति की शक्ल सूरत साफ साफ दिखाई दी। ये 4 मीटर से भी अधिक लंबा एक दैत्य है जिसका शरीर गहरे धात्विक चमक से दमकता है। उसने मगरमच्छ की खाल से बनी शॉर्ट्स पहनी हुई है, नंगे पैर है और उसका ऊपरी शरीर भी नंगा है जिससे उसका भयानक शरीर प्रकट होता है। हालांकि इस विशालकाय जीव के रूप रंग को देखकर लगता है कि यह मनुष्य से बहुत अलग नहीं है। इसकी भी 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ और 2 पैर हैं। इसकी ऊंचाई और त्वचा का रंग बेहद विचित्र होने के अलावा यह मनुष्य से काफी मिलता जुलता है। धिक्कार है, ये तो मोटे कबीले का योद्धा है जो परलोक से परे की शक्तिशाली जातियों में सबसे बलशाली शरीर संशोधन योद्धा के रूप में जाना जाता है। वांग हाओ, भागो, ये व्यक्ति हमारी क्षमता से परे है। सन वू, जो ज्ञानवान और अनुभवी था, ने तुरंत उस रहस्यमय दैत्य के स्रोत को पहचान लिया। वह कांप उठा। अपनी चरम शक्ति पर भी आयनफोज कबीले के योद्धाओं का सामना करने पर उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मोटे कबीले के बारे में कहा जाता है कि उन्हें प्राचीन वंश विरासत में मिला है। कबीले का हर सदस्य बाघों और तेंदुओं को चीर फाड़ करने की क्षमता के साथ पैदा होता है। 9वें रैंक के शिखर पर पहुंचने के बाद वे सैकड़ों अरब जिन की भयानक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अल्फा ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली शरीर सुधार करने वाले कबीले भी 9वें रैंक पर पहुंचे मोटे कबीले के योद्धा को देखकर दुम दबाकर भाग जाएंगे। हालांकि मंदिर से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता मोती दानव द्वारा अवरुद्ध था, इसलिए अगर वे दोनों भागना भी चाहते तो उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। तुम सब मरने के लायक हो। तुमने हमारे पूर्वजों की वेदी का अपमान किया है। तुम सब मरने के लायक हो। मोती नाम का दानव गुस्से से दहाड़ते हुए सन वू और वांग हाओ की ओर दौड़ा। जैसे ही वह भागा, जमीन बुरी तरह हिलने लगी, मानो धरती कांप रही हो। हालांकि मोटी जनजाति आकार में बड़ी है, लेकिन वे बहुत फुर्तीले हैं। क्योंकि वे प्राचीन वंश से आते हैं और शरीर को निखारने के लिए जन्मजात जुनूनी होते हैं, इसलिए प्रत्येक मोट योद्धा जन्मजात हत्यारा होता है। जैसे ही वो विशालकाय दानव उसकी ओर बढ़ा, सन वू की मांसपेशियां तंग गईं और फड़कने लगी और वह तो बचने के बारे में भी भूल गया। इस समय वांग हाओ शांत रहा और उसने तुरंत 1000 काले फेंकने वाले चाकू बुला लिए। पलक झपकते ही उसने चाकू फेंकने की तकनीक स्टार ब्रेकर में अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। जैसे ही स्टार ब्रेकर प्रकट हुआ, टिड्डियों की तरह अनगिनत काले उड़ने वाले चाकू आकाश में फैल गए और लोहे के विशालकाय टावर पर हमला कर दिया। पल भर में ये फेंकने वाले चाकू एक विशाल काले ब्लेड में बदल गए जो भयानक गति से आगे बढ़ रहा था और बिजली की ताकत के साथ ये टावर जैसे विशालकाय की ओर नीचे की ओर बढ़ा। वांग हाओ ने इस हमले में जरा भी लापरवाही नहीं बरती और कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी संयुक्त शक्ति के तहत 1000 उड़ने वाले चाकुओं की संयुक्त शक्ति 500 ड्रैगन की शक्ति से कम नहीं थी। अरे, ये तो बस एक छोटी मोटी चाल है। लोहे का विशालकाय टावर दहाड़ा, उसकी मांसपेशियां फूल गईं और उसने एक हथेली फैलाकर सीधे अपने सिर के ऊपर मौजूद काले विशालकाय ब्लेड पर प्रहार किया। वह वांग हाओ के पूर्ण बल से किए गए ब्रेकिंग स्टार हमले का सामना करने के लिए अपने खाली हाथों का इस्तेमाल करना चाहता था। ये कैसे संभव है? वांग हाओ चौंक गया और उसे कुछ बुरा सा महसूस हुआ। जैसा कि उम्मीद थी, स्टार ब्रेकर नामक चाल को प्रतिद्वंद्वी ने अपने खाली हाथ से रोक दिया। हम बुरे नहीं हैं, लेकिन अफसोस है कि तुम मुझसे मिल गए, लॉर्ड मोए। अल्फा ब्रह्मांड के तुम लोग बहुत कमजोर हो। मेरा शिशु भी तुम्हें
9वें स्तर के शक्तिशाली लोगों को आसानी से मार सकता है। चींटियों के झुंड, बेहतर होगा कि तुम यहीं चुपचाप मौत के घाट उतार दिए जाओ, कम से कम अपने शवों को तो सही सलामत छोड़ दो। मोटे के दानव मोए ने जोर से हंसते हुए अपने सिर के ऊपर उड़ते हुए चाकू को पकड़ा, उसे गेंद की तरह गूंथा और फिर वांग हाओ पर फेंक दिया। अच्छा नहीं है, वांग हाओ चिल्लाया और 8 सितारा उच्च श्रेणी का फेंकने वाला चाकू प्रतिद्वंद्वी के हाथ में मिट्टी की तरह लुढ़क गया, मानो उसे गूंथा और मरोड़ा जा रहा हो। इस क्षण वह एक गेंद की तरह मुड़ा और वांग हाओ की ओर तेजी से बढ़ा। गति इतनी तेज थी कि वांग हाओ के पास समय को रोकने का भी समय नहीं था। हताशा में वांग हाओ के पास बचने की कोशिश करने के लिए ट्रू ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वांग हाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अचानक वांग हाओ ने पाया कि इस मंदिर के भीतर का स्थान किसी प्रकार के स्थानिक अवरोधन तंत्र से घिरा हुआ प्रतीत होता है, जिससे उसकी टेलीपोर्टेशन तकनीक पूरी तरह से अप्रभावी हो गई। उड़ता हुआ चाकू लोहे की गेंद की तरह मुड़कर उसकी ओर आने ही वाला था और उससे बचने का कोई रास्ता न देखकर वांग हाओ के पास अपने हाथ फैलाकर उन्हें अपनी छाती पर क्रॉस करके वार सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। धमाका टिल्ड, लोहे का गोला वांग हाओ की मुड़ी हुई भुजाओं से टकराया, जिससे सबसे पहले उनकी बाईं भुजा चकनाचूर हो गई। प्रचंड बल ने ज्वार की लहर की तरह वांग हाओ की दाहिनी भुजा को भी अपनी चपेट में ले लिया और फिर भुजा उनकी छाती से टकराई, जिससे वहां की हड्डियां तुरंत चकनाचूर हो गईं। उसकी हड्डियां पटाखों की तरह फट गईं। इस प्रहार से वांग हाओ की छाती की हड्डियां, बाहें, कंधे और हड्डियां चकनाचूर हो गईं और उसके आंतरिक अंग भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। फिर वांग हाओ और लोहे की गेंद 500 मीटर पीछे की ओर उड़ गए और रुकने से पहले उनकी पीठ एक विशाल योद्धा की पत्थर की मूर्ति की पिंडली से टकरा गई। पत्थर की मूर्ति से पीठ के इस घनिष्ठ संपर्क के परिणामस्वरूप वांग हाओ की पीठ की 12 हड्डियां टूट गईं। पफ टिल्ड, वांग हाओ ने मुंह भरकर खून थूका और उसके बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया। अरे बाप रे, ये तो बहुत ताकतवर है। इस बार तो मुझे मुझसे भी ज्यादा ताकतवर इंसान मिल गया। शुक्र है कि ये मेरे जितना सुंदर नहीं है। वांग हाओ ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ खड़े होते हुए खुद को संभाला। वांग हाओ को दोबारा खड़े होते देख मोए सुखद रूप से आश्चर्यचकित हो गए। मेरे एक हमले के बाद भी तुम खड़े हो पाए। लगता है तुम भी शरीर साधना में माहिर हो। अल्फा ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसा ही शक्तिशाली शरीर संवर्धन योद्धा है। दिलचस्प, मैं अब थोड़ा गंभीर होने लगा हूँ। मोए जोर से हंसा, लेकिन अचानक मुड़कर एक भूत की तरह सनवू के सामने प्रकट हुआ और अपना बायां हाथ बढ़ाकर सनवू की गर्दन पकड़ ली। इससे पहले कि सनवू उस आकृति को ठीक से देख पाता, अचानक एक भयानक हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली। घुटन के तीव्र एहसास ने सनवू को घुटनों के बल गिरा दिया और पल भर में ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो और वह अपनी पशु रूप बदलने की क्षमता का भी उपयोग नहीं कर सका। धमाका टिल्ड, पलक झपकते ही मोए ने सनवू को ऊपर उठाया और अपने उस बड़े हाथ को, जिससे उसने उसकी गर्दन पकड़ रखी थी, जोर से बंद कर दिया। सनवू का चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया था। वह बुरी तरह छटपटा रहा था, उसके हाथ हवा में खरोंच रहे थे। उसके चेहरे की रक्त वाहिकाएं फट रही थीं और खून से सने हड्डी के टुकड़े उसके गले में फंस गए थे, जिससे उसे सांस लेना असंभव हो गया था। क्लिक टिल्ड, क्लिक, सुनवू की गर्दन पल भर में कुचल गई और फिर मोये ने सुनवू के शरीर को वांग हाओ के सामने एक टूटे हुए बोरे की तरह फेंक दिया। ये सब बहुत जल्दी हुआ, लगभग 0.01 सेकंड के भीतर। वांग हाओ को प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं मिला। जब वांग हाओ ने उस व्यक्ति को देखा जो एक क्षण पहले तक जीवित और चुलबुला था, अब उसके सामने एक ठंडे शव के रूप में पड़ा था, तो वह पूरी तरह से कांप उठा और उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। धत तेरी की, वांग हाओ नीचे बैठ गया, अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर कैप्टन सनवू के शरीर को जमीन पर पलट दिया और कांपते हाथों से उसकी पलकें बंद कर दी। इसके बाद वांग हाओ ने सनवू के शरीर को नीले ड्रैगन रिंग में फेंक दिया और फिर धीरे धीरे खड़ा हो गया। वांग हाओ ने अपना सिर उठाया, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था।
उसकी आंखें खून के चमकीले लाल आंसुओं से भरी हुई थीं। स्टॉप्ड अध्याय 601 स्वर्ग विभाजन पंजा तकनीक फॉर्म 601 लघु यांग। नोट: मई दिवस का अपडेट यहाँ है। इसे पढ़ने के बाद तुरंत खेलने न जाएं, पहले मासिक पास लेकर वोट देना न भूलें। किडियन 515 फैन फेस्टिवल के दौरान 2 मासिक पास का लाभ उठाएं और लाल लिफाफे वाले अन्य उपहारों का भी आनंद लें। तुम मरने के लायक हो। वांग हाओ की आंखें लाल थीं और आंखों के कोनों से खून टपक रहा था। उसकी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थीं और उसकी बाहों पर लगे घावों से निकला खून उसके हाथों को लाल कर रहा था। चमकीले लाल खून की बूंदें जमीन पर टपक रही थीं। हालांकि वांग हाओ और सन वू के बीच कोई गहरा रिश्ता नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में सन वू ने वांग हाओ को पूरी तरह से छोटे भाई की तरह माना था और उसकी बहुत देखभाल और ध्यान रखा था। वांग हाओ के दिल में सन वू को न केवल एक कप्तान और वरिष्ठ के रूप में देखा जाता है, बल्कि एक भाई, एक साथी और एक अच्छे बड़े भाई के रूप में भी देखा जाता है। ताइवानी उपन्यासों के विशाल संग्रह को आसानी से पढ़ने के लिए इस साइट का डोमेन याद रखें। लेकिन जिस बड़े भाई को मैं अभी जान पाई थी, उसकी मौत मेरी आंखों के सामने हो गई। इस क्षण वांग हाओ की सबसे गहरी नाराजगी को ठेस पहुंची। 9वें स्तर का एक निम्न स्तरीय मानव योद्धा मेरी जाति के सामने 6ठे या 7वें स्तर के योद्धा के बराबर ही है। तुम मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम तो पहले से ही मरे हुए हो और तुम्हारी मौत बहुत भयानक होगी। मोई के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़े, जिससे एक क्रूर मुस्कान प्रकट हुई और उसके दांत, जो कोयले की तरह काले थे, भयावह लग रहे थे। अपने साथी की हत्या को देखकर वांग हाओ का गुस्सा भड़क उठा। अचानक एक भयानक घातक इरादे ने वांग हाओ के शरीर के चारों ओर एक शक्तिशाली बवंडर बना लिया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह घातक इरादा 7वें रैंक से नीचे के किसी भी योद्धा को मौत के घाट उतार सकता था। दूसरी तरफ मौजूद मोए को भी हल्का सा कंपन महसूस हुआ। वह जानलेवा इरादा तो काफी विश्वसनीय लगता है, लेकिन ब्रूट फोर्स सभी तकनीकों पर भारी पड़ सकती है। मेरे मोती वंश के हर बेटे में अद्भुत शक्ति है। पूर्ण शक्ति के सामने कोई भी जानलेवा इरादा, प्रभावशाली व्यक्तित्व या दिखावटी लेकिन अप्रभावी चालें कागज के शेर के समान हैं। उन्हें आसानी से चूर चूर किया जा सकता है। मोए ने उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देखा और वांग हाओ को मारने के लिए एक बार फिर अपनी शक्ति का प्रयोग करने की तैयारी कर ली। इस समय वांग हाओ खून जैसे लाल धुंध के बादल में घिर गया। फिर उसका शरीर तेजी से बढ़ने लगा, पलक झपकते ही 30 झांग की ऊंचाई तक पहुंच गया और उसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर हो गई। असल में वांग हाओ का सच्चा ड्रैगन रूपांतरण इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता था। इस समय ये पूरी तरह से उसके दिल में उमड़ रहे क्रोध के कारण था, जिसने वांग हाओ की ड्रैगन वंश की क्षमता को पूरी तरह से उत्तेजित कर दिया। इससे वांग हाओ की वंशानुगत शक्ति को एक बार फिर विकसित होने का मौका मिला। सच्चे ड्रैगन रूपांतरण को पूरा करने के बाद वांग हाओ की ड्रैगन रक्तरेखा के विकास के कारण उसकी पिछली बाहरी चोटें नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से तेजी से ठीक होने लगीं। ड्रैगन मोती में निहित ड्रैगन सार के पोषण से केवल 10 सांसों में ही वांग हाओ की टूटी हड्डियां लगभग ठीक हो गईं और उसके आंतरिक अंगों की चोटें भी लगभग पूरी तरह से ठीक हो गईं। तुम मरने के लायक हो। वांग हाओ इतना क्रोधित हो गया कि उसने अपना आपा खो दिया और बार बार वे 3 शब्द दोहराता रहा। जब भी वह बोलता था, वांग हाओ की आंखों में हत्या करने के इरादे की झलक दिखाई देती थी। असली ड्रैगन में रूपांतरित होने के बाद भी वांग हाओ की आंखें लाल थीं। रूपांतर के बाद उसकी डरावनी ऊर्ध्वाधर पुतलियों ने उसे और भी भयावह बना दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली वंश परंपरा होगी। मेरा खून खौल रहा है, ये है वंश परंपरा का दबाव। तुम सचमुच एक प्राचीन, सर्वोच्च स्तर के शक्तिशाली कुल की वंश परंपरा के धारक हो। दहाड़ो मनुष्य, तुम्हें मारकर और तुम्हारी वंश परंपरा को लूटकर मैं और भी प्राचीन वंश परंपराएं प्राप्त कर सकता हूँ। हा, उद्धरण चिन्ह। मोए बेहद उत्साहित था और वांग हाओ के रूपांतरण पूरा होने से पहले ही उसने उस पर हमला कर दिया। मोटिए जनजाति,
जो अपने शरीर को निखारने के जुनून के लिए जानी जाने वाली एक शक्तिशाली जाति है, ने अपने शरीर को हथियारों से भी अधिक कठोर बनाने के लिए प्रशिक्षित किया है। मोई की योग्यता और प्रतिभा मोती कबीले में औसत दर्जे की थी। 9वें रैंक के शिखर पर होने के बावजूद उसने अपने शरीर को निम्न श्रेणी की पवित्र कलाकृति जितना कठोर बना लिया था। मोई की मूल ऊंचाई, जो 4 मीटर थी, ने वांग हाओ के खिलाफ उनकी लड़ाई में उन्हें बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया। अब वांग हाओ 100 मीटर लंबे सुनहरे ड्रैगन में बदल गया है, जो 4 मीटर ऊंचे मो ये की तुलना में एक बिल्कुल विपरीत दृश्य प्रस्तुत करता है। हालांकि आकार में बदलाव से मोअर को कोई मनोवैज्ञानिक आघात नहीं पहुंचा। उसके ग्रह पर अनगिनत विशालकाय जानवर और 1000 मीटर से भी ऊंचे तारा में जानवर मौजूद हैं, और उसने तारा स्तर के कई तारा में जानवरों को मार गिराया है। मोती जनजाति के योद्धा आमने सामने की लड़ाई में माहिर होते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से ही जंगली जानवरों के बीच लड़ने और मुकाबला करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उनकी आमने सामने की लड़ाई की क्षमता अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली होती है। हालांकि उनके पास कोई खास तरह के दांव पेच नहीं है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई और युद्ध कौशल बेहद भयावह हैं। मोई ने केवल अपने हाथों और पैरों के बल पर वांग हाओ के असली ड्रैगन शरीर पर मुकों और पैरों से बवंडर की तरह जोरदार प्रहार किए। उनमें से हर एक जोरदार प्रहार, मांस पर लगने वाला हर एक मुक्का, हर एक लात पहाड़ को भी नष्ट कर सकती थी। ये हमले एक तूफान की तरह लगातार भयंकर होते गए, मानो इनका कोई अंत ही न हो। वांग हाओ मोये से काफी बड़ा था और उसे एक असली ड्रैगन के शरीर से लड़ने का अनुभव भी नहीं था। अन्यथा प्राचीन ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली युद्ध शरीर, एक सच्चे ड्रैगन के शरीर वाले किसी व्यक्ति के पास पलटवार करने में इतनी पुनर्तः अक्षमता कैसे हो सकती है। महज 10 सांसों में वांग हाओ के पूरे शरीर पर 3000 से अधिक बार वार किए गए। शुरुआत में वांग हाओ अभी भी डटकर मुकाबला कर सकता था। हालांकि समय बीतने के साथ साथ प्रतिद्वंद्वी को रणनीति का पता चल गया और उनके हमलों की ताकत बढ़ती गई और कोण अधिक से अधिक पेचीदा होते गए। वांग हाओ के पास अपना बचाव करने का कोई तरीका नहीं था और वो केवल निष्क्रिय रूप से मार सह सकता था। 1 मिनट से भी कम समय में वांग हाओ की हालत दयनीय हो गई थी। उसके शरीर से अजगर की खाल के बड़े बड़े हिस्से झड़ गए थे और उसके पेट के कुछ कोमल हिस्सों से अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था। वांग हाओ के लिए इस तरह की चोटें गंभीर मानी जाती हैं। वांग हाओ का असली ड्रैगन शरीर अभी पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है और उसकी सतह पर मौजूद ड्रैगन शल्क भी एक सच्चे ड्रैगन के मानकों को पूरा नहीं करते। उसका शारीरिक ढांचा तो एक युवा ड्रैगन से भी निम्न स्तर का है। इसलिए 9वें स्तर के एक धुरंधर मोये ने उसे बुरी तरह से प्रताड़ित किया। नहीं, अगर हम ऐसे ही मार खाते रहे तो देर सवेर मारे ही जाएंगे। हमें पहल करनी होगी, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, हमें पहले उन्हें मारना होगा। वांग हाओ ने एक निर्मम निर्णय लिया। मेरे पास सच्चे ड्रैगन के 9 रूपांतरण का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने अभी तक केवल पंजे की तकनीक ही सीखी है और मैंने वास्तव में अभी तक इसका युद्ध में उपयोग नहीं किया है। अगर सब कुछ विफल हो जाता है तो मैं अपने 3 क्लोन निकालूंगा और उन पर हमला कर दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद वांग हाओ ने अपना मन बना लिया। क्लॉ टेक्निक्स श्रृंखला का पहला अध्याय बेसिक क्लॉ टेक्निक्स स्काई स्प्लिटिंग क्लॉ टेक्निक्स कहलाता है, जिसमें 9 रूप शामिल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से 9 स्काई स्प्लिटिंग फॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। ये ड्रैगनों में पाई जाने वाली सबसे बुनियादी पंजे की तकनीक है। ये पंजे मारने की तकनीकें वांग हाओ के दिमाग में पूरी तरह से समाई हुई थीं। अपने वर्तमान क्रोध में वांग हाओ की ड्रैगन ऊर्जा फूट पड़ी और उसका असली ड्रैगन शरीर बादलों और धुंध पर सवार होता हुआ प्रतीत हुआ, मानो उसके चारों ओर अचानक धुंध की परतें फैल गईं। 100 मीटर ऊंची आकृति धुंध में प्रकट हुई और गायब हो गई। मूल रूप से ये स्थान एक विशाल संरचना से घिरा हुआ था, जिससे टेलीपोर्ट करना असंभव था, लेकिन उड़ना संभव था। अब वांग हाओ एक असली ड्रैगन के शरीर के साथ हवा में लटका हुआ है और आसपास का आकाश सफेद धुंध से भरा हुआ है। धुंध में
एक 3 पंजों वाला सुनहरा ड्रैगन प्रकट होता है और गायब हो जाता है। उसके 4 पैर और 3 पंजे उछलते और इधर उधर पटकते रहते हैं। आकाश विभाजन पंजे तकनीक की पहली चाल, छोटा यांग। अचानक सफेद बादल और धुंध बीच से फट गए और उगते सूरज की तरह एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई जो तेजी से चमक रही थी। सुनहरी रोशनी इतनी चकाचौंध भरी थी कि उसने पूरे हॉल को एक शानदार सुनहरी रोशनी से जगमगा दिया। उसी क्षण मूशी की काली आंखें अचानक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी से जगमगा उठीं, जो इतनी तीव्र थी कि वह उन्हें खोल भी नहीं सका। आप सभी के निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। हमें आशा है कि आप सभी किडियन 515 फैन फेस्टिवल के लेखक हॉल ऑफ फेम और समग्र कार्य चुनाव में हमारा समर्थन करेंगे। फैन फेस्टिवल के दौरान कुछ लाल लिफाफे और उपहार पैक भी उपलब्ध हैं, इसलिए कृपया उन्हें प्राप्त करें और सदस्यता जारी रखें। स्टॉप्ड अध्याय 602 कठोर के विरुद्ध कठोर, मुट्ठी के विरुद्ध पंजा। नोट: मई दिवस का अपडेट यहाँ है। इसे पढ़ने के बाद तुरंत खेलने न जाएं, पहले मासिक पास लेकर वोट देना न भूलें। किडियन 515 फैन फेस्टिवल के दौरान 2 मासिक पास का लाभ उठाएं और लाल लिफाफे वाले अन्य उपहारों का भी आनंद लें। ये कैसी रोशनी है! ये इतनी चकाचौंध भरी है कि मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। एक पल के लिए मोए को एक अजीब सा डर महसूस हुआ, लेकिन ये भावना उसके गर्व से तुरंत दूर हो गई। तो क्या हुआ अगर तुम्हारी चालें दिखावटी हैं? एक सामान्य स्तर का साधक भी मेरी सुरक्षा को भेद नहीं सकता, जो किसी पवित्र कलाकृति के समान है। मोए ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मोटे जनजाति की मांसपेशियां अति मजबूत कार्बनयुक्त रेशे के समान थीं, और उनकी त्वचा और मांस भी अविश्वसनीय रूप से कठोर थे। उनकी हड्डियां सुपर टंगस्टन मिश्र धातु से 1000 गुना अधिक कठोर थीं। मोती जनजाति के लोगों की आजीवन आस्था में शारीरिक विकास कभी नहीं रुकता। मोए जैसा व्यक्ति, जिसने 9वें स्तर पर एक पवित्र कलाकृति के समान कठोर शारीरिक बनावट विकसित की है, मोटे कबीले में भी एक दुर्लभ प्रजाति है। इसलिए इसमें स्वाभाविक रूप से अहंकार की झलक दिखाई देती है। वांग हाओ की निगाहें दृढ़ थीं, उसकी आंखों में असीम क्रोध भरा हुआ था। इस समय वांग हाओ के मन में सचमुच हत्या करने का इरादा था। एक बार जब उसके भीतर हत्या करने का इरादा जागृत हुआ, तो उसके भीतर उबलता हुआ अजगर का खून ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा, जिसे रोकना असंभव था। भाड़ में जाओ। आकाश विभाजन पंजे की तकनीक, लघु यांग, की पहली चाल अंततः तैयार हो गई है। इस पंजे के वार से वांग हाओ उन्माद की स्थिति में आ गया और उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार प्रहार किया। वांग हाओ को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसने कितनी ताकत लगा दी है, उसे बस इतना पता था कि उसे अपने सामने खड़े परग्रही को मारना है और अपने कप्तान सनवू का बदला लेना है। इस तरह के गहरे जुनून से प्रेरित होकर ये पंजे का प्रहार बादलों से निकलते हुए सुनहरे अजगर की तरह धीमा प्रतीत हुआ, लेकिन वास्तव में अविश्वसनीय रूप से तेज था और पल भर में मोए के दिल को पकड़ लिया। क्लिक क्लिक टिल्ड। मोए ने उपहास किया, लेकिन वार से नहीं बचा। सच कहें तो उसके पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था और उसे इससे बचने की कोई जरूरत भी नहीं थी। वांग हाओ का पंजा वार अविश्वसनीय रूप से तेज था, उसकी हरकतें अप्रत्याशित और पकड़ से परे थीं, जिन्हें पकड़ना पूरी तरह से असंभव था। वांग हाओ का ड्रैगन पंजा मोये की छाती तक पहुंचने से ठीक पहले हवा में उसका प्रक्षेप पथ इतना मायावी था कि मोये भी उसे देख नहीं पाया। हालांकि आखिरी क्षण में जब वांग हाओलोंग का पंजा उसकी अपनी छाती तक पहुंचा, तो मोये ने एक ठंडी हंसी हंसी। बेवकूफ, मेरी सबसे मजबूत रक्षा मेरी छाती है। तुम्हारे पंजे तो बस मुझे गुदगुदी कर रहे हैं। हालांकि मोये की घमंडी मुस्कान के ठीक बाद अचानक उसका चेहरा बदल गया और पल भर में ही उसका चेहरा बेहद विकृत हो गया। मैंने बस इतना ही सुना। क्लिक टिल्डा क्लिक। उसकी छाती की घोर काली कवच जैसी त्वचा पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें लगातार उभरती रहीं। 99 दिनों का अनुबंध। जब उस अजगर का पंजा, जो लगभग उसके अपने शरीर से भी बड़ा था, उसकी छाती तक पहुंचा, तो उसकी छाती से टकराने वाली एकमात्र चीज उसके 3 अविश्वसनीय रूप से नुकीले पंजे थे।
ये देखने में मामूली लगने वाले 3 अजगर के पंजे एक ड्रिल की तरह थे, जो मोए की त्वचा की सुरक्षात्मक परत के सबसे बाहरी भाग को भेद रहे थे। ये त्वचा, जो निम्न श्रेणी की पवित्र कलाकृति के समान रक्षा क्षमता वाले काले धातु के कवच जैसी दिखती थी, अब उसमें 3 बड़े छेद हो गए थे और उसकी पूरी छाती अनगिनत मकड़ी जैसी दरारों से ढकी हुई थी। हालांकि इस पंजे से त्वचा और कवच के अंदर की मांसपेशियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और खून की एक बूंद भी बाहर नहीं निकली। फिर भी वांग हाओ के पंजे ने एक निम्न श्रेणी की पवित्र कलाकृति के समान सुरक्षा कवच को भेद दिया। इस भयावह प्रभाव ने आमतौर पर घमंडी मो ये को भी भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। उस पंजे के वार के बाद वांग हाओ ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और अजगर का पूरा शरीर तेजी से धुंध में गायब हो गया। उफ, कितना कठोर कवच है। अपने ड्रैगन पंजे को वापस खींचने के बाद वांग हाओ ने महसूस किया कि उसका दाहिना पंजा, जिससे उसने अभी अभी आकाश विभाजन पंजे का प्रयोग किया था, खून से लथपथ था और उसके 3 नाखून फट गए थे। अपने ड्रैगन पंजे की चोट की कीमत पर वांग हाओ आखिरकार प्रतिद्वंद्वी की रक्षा पंक्ति को भेदने में कामयाब हो गया। एक बार जब रक्षा कवच की सबसे बाहरी परत टूट जाती है, तो आंतरिक सुरक्षा अनिवार्य रूप से बहुत कम हो जाएगी। आखिरकार मोती जनजाति चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनकी त्वचा और हड्डियां पवित्र कलाकृतियों जितनी कठोर बनाई जा सकती हैं, लेकिन उनके आंतरिक अंग, रक्त वाहिकाएं और अन्य आंतरिक अंग उनके बाहरी आवरण की तरह लोहे जितने कठोर नहीं बनाए जा सकते। आखिरकार मोटिए लोग भी मनुष्यों की तरह कार्बन आधारित जीव हैं, जिन्हें खाने, पीने, मल त्याग करने और सोने की आवश्यकता होती है। वांग हाओ के पंजे के हमले से मोए क्रोधित हो गया। वह न केवल स्तब्ध था, बल्कि असीम क्रोध से भी भड़क उठा। धिक्कार है, तुम नीच मानव सरीसृप, तुमने मुझे पूरी तरह क्रोधित कर दिया है। मर जा। दानव देवता की मुट्ठी की तकनीक, मर जाओ। मोए दहाड़ा, एक भयानक आभा बिखेरते हुए और चीते की तरह वांग हाओ पर झपटा। 2 विशालकाय लोहे के हथौड़ों की तरह दिखने वाली, गहरे काले रंग की लोहे की मुट्ठियों से एक अद्भुत हवा और एक भयानक ध्वनि उत्पन्न हुई। हवा में मुट्ठियों के हिंसक प्रहार से ऐसा लग रहा था मानो हवा में ही आग लग गई हो। हवा के साथ घर्षण से उत्पन्न चिंगारियां उंगलियों के जोड़ों पर लगातार नाच रही थीं, मानो कोई अदृश्य दस्ताना उंगलियों के जोड़ों की रक्षा कर रहा हो। स्विश 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 टिल्डा। मोए एक भूत की तरह गायब हो गया, फिर दाईं ओर 100 मीटर दूर फिर प्रकट हुआ। तेजी से हरकत करते हुए वह पल भर में फिर गायब हो गया और अचानक वांग हाओ के बाईं ओर फिर से प्रकट हो गया। उसके मायावी कदम, अप्रत्याशित हरकतें और वो भयानक लोहे के मुंह के पल भर में एक आश्चर्यजनक, जबरदस्त शक्ति का विस्फोट कर गए। वह जितना चौकस था, वांग हाओ बहुत बड़ा था और उसने अभी अभी आकाश विभाजन पंजे का इस्तेमाल किया था, जिसने ड्रैगन बॉल के ड्रैगन सार का लगभग 1/4 हिस्सा खर्च कर दिया था। अब वांग हाओ के पास टेलीपोर्ट करने के लिए लगभग कोई ऊर्जा नहीं बची है। हालांकि अगर कोई टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल भी करे, तो भी इस मंदिर के अंदर वह बेकार होगा। हालांकि वांग हाओ के विशाल आकार को देखते हुए उससे बचने की कोशिश करना व्यर्थ होगा। इसलिए वांग हाओ का चेहरा सख्त हो गया और उसने इसका डटकर सामना करने का फैसला किया। निष्क्रिय रूप से बचाव करने के बजाय वह एक और जोखिम उठाने में ही भलाई समझता था। आकाश विभाजित पंजा, प्रथम रूप, लघु यांग। उसी क्षण वांग हाओ ने जोखिम उठाने का फैसला किया। उसके शरीर में उबलता हुआ ड्रैगन रक्त उत्प्रेरक का काम करते हुए उसकी चयापचय गति को तेज कर दिया। रक्त प्रवाह अचानक बढ़ गया और तीनों ड्रैगन हृदय सुपर पंप की तरह काम करते हुए उसके शरीर के सभी ड्रैगन रक्त को हर रक्त वाहिका में पंप करने लगे। स्काई स्प्लिटिंग क्लॉ के अपने पहले प्रयोग से प्राप्त अनुभव के कारण वांग हाओ इस बार और भी अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था। बैंग टिल्डा बूम बूम बूम। वे दोनों निडर और दृढ़ निश्चयी थे। मोए क्रोधित था और उसकी जानलेवा आभा बहुत प्रबल थी। वांग हाओ क्रोध की आग में जल रहा था और उसके मन में हत्या करने का इरादा भरा हुआ था। 2 शक्तिशाली ताकतों के बीच टकराव हुआ और कोई भी जीत हासिल नहीं कर सकी। मोअर की लोहे की मुट्ठी आगे बढ़ी और वांग हाओ की ठोड़ी पर वार किया,
लेकिन वांग हाओ के ड्रैगन पंजे के हमले से बचने के लिए उसे आधा इंच पीछे हटना पड़ा। बस इसी 1 इंच के छोटे से हिस्से ने दानव देव मुट्ठी की शक्ति को काफी हद तक कम कर दिया। वांग हाओ के आकाश विभाजनकारी पंजे ने मो ये की कमर को छूते हुए 3 बड़े घाव किए, 5 पसलियां तोड़ दी और गहरे काले खून की धारें बहने लगीं। वांग हाओ भी बुरी तरह घायल हो गए, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी के लोहे के मुके से उनकी थोड़ी पर सीधा प्रहार हुआ था। हालांकि प्रतिद्वंद्वी ने निर्णायक क्षण में थोड़ा संयम बरता, लेकिन उस मुके की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। वांग हाओ का विशालकाय अजगर जैसा शरीर पीछे की ओर उड़ गया। 1000 मीटर ऊपर हवा में उछलने के बाद एक विशाल पत्थर की प्रतिमा योद्धा से टकराकर उसने अपना संतुलन वापस पा लिया। फट! वांग हाओ ने टूटे हुए दांतों और खून से भरा मुंह थूक दिया। इस मुके से उसके 16 नुकीले दांत चकनाचूर हो गए। परिणामस्वरूप उसकी ठुड्डी सूज गई और उस पर एक उभरी हुई गांठ बन गई। अपनी पहली मुठभेड़ में दोनों बुरी तरह घायल हो गए और किसी को भी दूसरे पर कोई खास फायदा नहीं मिला। कितना शक्तिशाली! इस मुके में शायद 800 ड्रैगनों के बराबर शक्ति है। यह मेरे पूरे बल से मारे गए मुके से 300 गुना अधिक शक्तिशाली है। आप सभी के निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। हमें आशा है कि आप सभी किडियन 515 फैन फेस्टिवल के लेखक हॉल ऑफ फेम और समग्र कार्य चुनाव में हमारा समर्थन करेंगे। फैन फेस्टिवल के दौरान कुछ लाल लिफाफे उपहार पैक भी उपलब्ध हैं, इसलिए कृपया उन्हें प्राप्त करें और सदस्यता जारी रखें। _7sh स्टॉप्ड मई दिवस का अपडेट यहाँ है। इसे पढ़ने के बाद तुरंत खेलने न जाएं, पहले मासिक पास लेकर वोट देना न भूलें। किडियन 515 फैन फेस्टिवल के दौरान 2 मासिक पास का लाभ उठाएं और लाल लिफाफे वाले अन्य उपहारों का भी आनंद लें। वांग हाओ द्वारा ट्रू ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को सक्रिय करने के बाद उसके ट्रू ड्रैगन बॉडी की रक्षा क्षमता 9 स्टॉस के शिखर के बराबर या उससे भी अधिक हो गई। ये 50 अरब जिन की शक्ति का पूरी तरह से बचाव कर सकता है, लेकिन एक बार जब ये 50 अरब जिन से अधिक हो जाता है, तो एक सच्चे ड्रैगन के शरीर की शक्तिशाली रक्षा के बावजूद भी ये घायल हो जाएगा या यहाँ तक कि नष्ट भी हो जाएगा। सौभाग्यवश मोह ने आखिरी क्षण में अपनी स्थिति 1 इंच से बदल ली, अन्यथा अगर वो मुक्का सीधे वांग हाओ की थोड़ी पर लग जाता तो अब वांग हाओ को इन गंभीर चोटों के अलावा और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मोह को अपनी चोटों का कोई डर नहीं था। उसकी छाती पर फटी त्वचा और कवच और कमर और पसलियों पर लगे बाहरी घाव उसके लिए महत्वहीन थे और किसी भी महत्वपूर्ण अंग को प्रभावित नहीं करते थे। इसके विपरीत वांग हाओ को कहीं अधिक गंभीर चोटें आईं। न केवल उसका दाहिना पंजा चकनाचूर हो गया था, बल्कि उसकी जबड़े की हड्डी भी टूट गई थी और उसके 16 दांत टूटकर गिर गए थे। शरीर का सबसे कठोर हिस्सा खोपड़ी भी मोयर के ऐसे प्रहार को सहन कर सकती थी। अगर वो मुक्का किसी महत्वपूर्ण अंग पर लगता तो वांग हाओ या तो गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर पड़ा होता या फिर उसकी मौत हो जाती। चमत्कार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मेरे पास ड्रैगन बॉल की सिर्फ 20% ऊर्जा बची है और मेरे पास स्काई क्लॉ को इस्तेमाल करने की ताकत नहीं है। मेरे पास 3 क्लोन बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि 4 लोगों की एक बनाम एक की लड़ाई तुम्हें मार नहीं सकती। वांग हाओ का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने अपने दिल को कठोर कर लिया। दूसरी ओर मोह ने अपनी शारीरिक शक्ति का केवल कुछ हिस्सा ही इस्तेमाल किया था और उसके पास अभी भी अपनी मूल शक्ति का कम से कम 70% हिस्सा बचा हुआ था। इसके अलावा उसने अभी तक अपनी अंतिम चाल का इस्तेमाल भी नहीं किया था। ये तकनीक शरीर साधना करने वाले सभी साधकों द्वारा शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए अपनाई जाने वाली विधि है। इसका उपयोग केवल संकट की स्थिति में ही किया जाना चाहिए। यद्यपि विभिन्न जातियों में तकनीकों के प्रकार भिन्न हो सकते हैं, शरीर साधना करने वालों के लिए ये तकनीक निश्चित रूप से अस्तित्व की मूलभूत गारंटियों में से एक है। हालांकि इस समय मोए के लिए वांग हाओ जैसा प्रतिद्वंद्वी इतना पर्याप्त नहीं था कि वह अपनी जान बचाने के लिए इस तरह के अंतिम उपाय का इस्तेमाल करे, क्योंकि एक बार इस चाल का इस्तेमाल हो जाने पर उसकी सारी जीवन शक्ति समाप्त हो जाएगी।
उसकी अचानक बढ़ी हुई शक्ति की कीमत यह है कि अगर इस चाल के बाद उसका प्रतिद्वंदी नहीं मरता है तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से बहुत तेजी से गिर जाएगी और वह और भी दर्दनाक मौत मरेगा। इसलिए जब तक वे पूरी तरह से निश्चित न हो और यह अंतिम निर्णायक क्षण न हो, तब तक मोटे कबीले के योद्धा इस तकनीक का हल्के में उपयोग नहीं करेंगे। तुम ताकतवर हो, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तुम्हारे जैसा कोई अल्फा ब्रह्मांड में तो बहुत शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन हमारे बीटा ब्रह्मांड में तुम बस एक मामूली सी ताकत हो। मुझसे मिलना तुम्हारी बदकिस्मती है। फी रुओंगुई ने मनमोहक मुस्कान के साथ कहा। मोए जोर से हंसा, उसकी आकृति फिर से गायब हो गई और अचानक वांग हाओ के सामने फिर से प्रकट हो गई। आयनफोर्ज कबीले की युद्ध शैली में छल कपट को नापसंद किया जाता है और इसके बजाय सीधे और आक्रामक आक्रमण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उनके दांव पेच ज्यादातर अपरिष्कृत होते हैं, जो पूरी तरह से शक्ति और गति की क्रूर प्रतियोगिता पर आधारित होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस लिहाज से अल्फा ब्रह्मांड के अधिकांश योद्धा प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत शक्ति अक्सर इन शक्तिशाली अलौकिक जातियों की तुलना में कमतर होती है। इसके अलावा संसाधन समृद्ध बाहरी ब्रह्मांड की तुलना में अल्फा ब्रह्मांड संसाधन विरल है, इसलिए प्रतिभाओं के उत्पादन की संभावना स्वाभाविक रूप से और भी कम है। वांग हाओ की ठुड्डी चकनाचूर हो गई थी और उसका मुंह सूज गया था, जिससे उसे बोलने में कठिनाई हो रही थी। वह एक आखिरी हताश प्रयास के लिए तैयार था। बार बार मार खाने के बावजूद वांग हाओ का गुस्सा सुलगता रहा और उसने प्रतिद्वंद्वी की भयानक ताकत से हतोत्साहित होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। मोए ने पहल की और वांग हाओ ने भी उनका अनुसरण किया। एक सीधा टकराव। क्या WHO खुद WHO से डरता है? उसके भीतर एक उन्मादी रक्तधारा धधक रही थी और उसके तीनों क्लोन कोशिश करने के लिए उत्सुक थे। प्रत्येक अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था, बस वांग हाओ के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। दानव देवता मुख का तकनीक तोड़ो। मोए का शरीर एक अजीब काली लौ में लिपटा हुआ था, खासकर उसकी लोहे की मुठ्ठियां, जो इस काली लौ से घिर जाने के बाद और भी रहस्यमय प्रतीत हो रही थीं। वांग हाओ के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। काली ज्वाला, मेरे पास भी तो है। इतना कहने के बाद वांग हाओ ने हाथ हिलाकर विनाश की ज्वाला को बुलाया और अपने सामने आग की एक दीवार खड़ी कर दी। अपनी दृष्टि बाधित होने का फायदा उठाते हुए उसने अपने तीसरे क्लोन वांग हाओ सान को आग की दीवार के पीछे छिपा लिया। वांग हाओ सान की क्लोन ने विनाश की ज्वाला की इच्छा को विरासत में प्राप्त करते हुए स्वतंत्र विचार विकसित किए। वांग हाओ के शरीर को छोड़ने के बाद उसने अपनी सामान्य शांत और आज्ञाकारी छवि को उलट दिया और असाधारण रूप से जीवंत हो उठी। ऐसा लग रहा था मानो वह विनाश की ज्वालाओं के सागर में बसंत की हवा का आनंद ले रही हो और बेहद खुश थी। तीनों क्लोन अब मूल शरीर से अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन उनकी बुद्धि अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। उनकी बुद्धि लगभग एक शिशु के बराबर है। वे वांग हाओ के निर्देशों को समझ सकते हैं, लेकिन सटीक रूप से संवाद नहीं कर सकते। मोए अचानक रुक गया। वांग हाओ द्वारा छोड़ी गई काली लपटों में कुछ अजीब सा महसूस करते हुए उसने आसानी से आग की दीवार को पार करने की हिम्मत नहीं की। कितना भयानक उच्च तापमान है! ऐसी विचित्र ज्वालाएं शायद पवित्र कलाकृतियों को भी पिघला सकती हैं। ब्रह्मांड अनगिनत ज्वालाओं से भरा हुआ है। सामान्य तौर पर लाल, नारंगी, पीला, हरा, सियान, नीला, बैंगनी, काला और सफ़ेद रंगों के स्पेक्ट्रम के अनुसार रंग जितना गहरा होगा, ज्वाला का तापमान उतना ही अधिक होगा। असैसिन रीबॉर्न, पाउंसिंग ऑन द कनिंग मास्टर। सामान्य तौर पर लाल लपटों का तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि नारंगी लपटों का तापमान थोड़ा अधिक, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस होता है। काली ज्वालाओं का तापमान सफ़ेद ज्वालाओं के तापमान के बाद दूसरे स्थान पर आता है और ये तारों के आंतरिक भाग के तापमान से भी अधिक होता है। बेशक ये सामान्य स्थिति है। यदि यह स्वर्ग की अग्नि है या स्वर्ग और पृथ्वी की आत्माओं से उत्पन्न पृथ्वी की अग्नि है, तो यह एक अलग कहानी है। मोए के शरीर के भीतर की काली ज्वालाओं को जुवांग गू ब्लैक फ्लेम्स कहा जाता है,
जो प्राचीन जुवानगु वंश की रक्तरेखा द्वारा धारण की गई एक अनूठी प्रकार की मानव अग्नि है। ये ज्वाला मूल रूप से मोये की जन्मजात प्रतिभा नहीं थी, बल्कि यह एक अर्जित आध्यात्मिक अग्नि थी जिसे उसने अपने शरीर में तब स्थापित किया था जब उसने युवावस्था में जुवानगु वंश के एक वंशज को मार डाला था और दूसरे पक्ष के दांतियान से अग्नि बीज लूट लिया था। दशकों तक इसके शरीर के भीतर पोषित होने के बाद जुबान बोन ब्लैक फ्लेम की शक्ति अब उस समय की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक है जब इसे पहली बार लूटा गया था। शरीर का आंतरिक तापमान 100,000 डिग्री से अधिक है। हालांकि वांग हाओ द्वारा फैलाई गई विनाशकारी लपटों की तुलना में यह अभी भी कहीं कमतर थी। इस तुलना ने मोए के लालच को और भी बढ़ा दिया। हे, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि अल्फा ब्रह्मांड में इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक अग्नि होगी। हा, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग मेरी मदद कर रहा है। अगर मुझे यह आध्यात्मिक अग्नि मिल जाए तो मेरी शरीर सुधारने की तकनीक निश्चित रूप से और आगे बढ़ेगी और अपने कुल के नंबर 1 प्रतिभाशाली मोदान को पीछे छोड़ना बस कुछ ही पलों में संभव हो जाएगा। हा, मोए बेतहाशा हंसा, उसका दिमाग और भी ज्यादा उन्माद में था। वांग हाओ द्वारा छोड़ी गई भयानक काली लपटों को देखकर उसे जरा भी चिंता नहीं हुई, बल्कि उसे इसमें बहुत मजा आ रहा था। मोए आगे की ओर झुका और पलक झपकते ही वो विनाश की लपटों से गुजरकर सीधे वांग हाओ के सामने प्रकट हो गया। जब विनाश की ज्वालाएं मोए को छुई तो उनके शरीर से निकलने वाली एक अदृश्य आभा ने उन्हें रोक दिया और उन्हें जरा भी नुकसान नहीं हुआ। ये दृश्य देखकर वांग हाओ भी दंग रह गया। पहली बार आमतौर पर प्रभुत्वशाली और अतुलनीय विनाश की ज्वाला अपना कोई प्रभाव डालने में विफल रही। मेरे मोटे कबीले में शरीर को मजबूत बनाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका आग से खेलना है। आग से खेलने की कला में हथियार परिष्कृत करने वालों और अग्नि प्रकार के जीवों को छोड़कर मेरे मोटे कबीले का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हा, मोए जोर से हंसा। वांग हाओ ने मन ही मन घोर तिरस्कार से सोचा, धिक्कार है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा दिखावा करने में माहिर हो। ब्रह्मांड इतना विशाल है, तुम इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हो कि आग से खेलने में तुमसे भी बेहतर लोग नहीं हैं। आप सभी के निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। हमें आशा है कि आप सभी किडियन 515 फैन फेस्टिवल के लेखक हॉल ऑफ फेम और समग्र कार्य चुनाव में हमारा समर्थन करेंगे। फैन फेस्टिवल के दौरान कुछ लाल लिफाफे उपहार पैक भी उपलब्ध हैं, इसलिए कृपया उन्हें प्राप्त करें और सदस्यता जारी रखें। _7sh स्टॉप्ड। अध्याय 604 मोरो कबीले में शरीर परिष्करण का परिचय। नोट: मई दिवस का अपडेट यहाँ है। इसे पढ़ने के बाद तुरंत खेलने न जाएं, पहले मासिक पास लेकर वोट देना न भूलें। किडियन 515 फैन फेस्टिवल के दौरान 2 मासिक पास का लाभ उठाएं और लाल लिफाफे वाले अन्य उपहारों का भी आनंद लें। एक तो मेरे ठीक सामने ही है। विनाश की काली ज्वालाओं में छिपा हुआ तीसरा क्लोन वांग हाओ चुपचाप ज्वाला की एक पतली सी लौ में परिवर्तित हो गया और वांग हाओ के इशारे पर मोये से लिपट गया। स्विश टिल्ड। अंगूर के आकार की एक काली लौ चुपचाप मोए की पीठ पर आकर गिरी। 4 मीटर ऊंचे उस विशालकाय प्राणी की तुलना में आग की काली लपटों का ये छोटा सा गोला नगण्य था। हालांकि जैसे ही तीसरा क्लोन मोए के शरीर से चिपका, अचानक एक अविश्वसनीय दृश्य घटित हुआ। अचानक आग का यह मामूली सा गोला हजारों काले ज्वाला स्त्रियों में बदल गया, जिन्होंने पलक झपकते ही मोए के पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि मोए के शरीर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आभा थी, फिर भी उसके तीसरे क्लोन द्वारा रूपांतरित किया गया काला ज्वाला सर्प उसकी कमर के नीचे के घाव के माध्यम से उसकी सुरक्षा को भेदने में कामयाब रहा। पता चला कि मोए के शरीर पर मौजूद आभा शरीर के परिष्करण और भौतिक शरीर के रूपांतरण की उन्नत अवस्था तक पहुंचने के बाद उत्पन्न होने वाली एक प्रकार की आभा है। भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर इस आभा में भी खामी आ जाएगी। वांग हाओ के दूसरे स्काई स्प्लिटिंग क्लॉ से मोए की कमर और पसलियां बुरी तरह फट गईं, जिससे उसका महत्वपूर्ण अंग टूट गया। इसी तरह ब्लैक फ्लेम सरपेंट को अपना मौका मिला। ये क्या हो रहा है? ये आखिर क्या है? एक काली ज्वाला जैसी जीव। हे भगवान, ये कैसे संभव है? तुम
तुम कैसे किसी पर कब्जा कर सकते हो? अरे नहीं! उद्धरण चिन्ह। मोई के बोलने से पहले ही एक काले ज्वाला के सांप ने मौका पाकर उसके मुंह में छेद कर दिया। तुरंत ही मोई के पेट में भारी मात्रा में काली ज्वाला भर गई, जो ऊपर से नीचे तक अनियंत्रित रूप से फैलती हुई उसके सभी आंतरिक अंगों को जलाकर राख कर दिया। पलक झपकते ही मोई का मांस, अंग और आंतरिक अंग विनाश की ज्वालाओं में जलकर राख हो गए। ये प्रक्रिया पलक झपकते ही पूरी हो जाती है। बूम टिल्ड। जैसे ही मोई जमीन पर गिरा, उसकी आंखों, कानों, मुंह, नाक और अन्य 7 छिद्रों से काली लपटें निकली, जिससे एक दुष्ट मुस्कुराता हुआ चेहरा बन गया। यह उसके शरारती तीसरे क्लोन वांग हाओसान का ही काम था। मोई के चेहरे पर काली लपटों से बने मुस्कुराते चेहरे को देखकर वांग हाओ की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और उसका पेट मरोड़ उठा। धिक्कार है, मुझे क्लोन इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं थी। अगर मुझे पता होता तो मैं इतनी बुरी तरह और बेबस होकर नहीं हारता। वांग हाओ ने आह भरी और फिर अपने तीसरे क्लोन को, जिसके साथ वह खेलना समाप्त कर चुका था, अपने दांतियान में वापस खींच लिया। वांग हाओ तुरंत अपने मानवीय रूप में लौट आया। उसका एकमात्र बाह्य अंतरिक्ष गतिविधि ईवीए सूट क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन उसने पाया कि वह मंदिर में आसानी से सांस ले सकता है, इसलिए उसने इसके बारे में चिंता करना छोड़ दिया। जरूरत पड़ने पर वह कप्तान का ईवीए सूट भी उतार सकता था। विजडम टूथ जेल। हालांकि ऐसा करना शव का अपमान माना जाएगा, लेकिन वांग हाओ का मानना था कि कप्तान सनवू उसे अपनी जान गंवाने की तुलना में माफ कर देंगे। आखिरकार वांग हाओ ने तो उसका बदला ले ही लिया था। अपने मानवीय रूप में वापस आने के बाद वांग हाओ को पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। हालांकि उसकी ठोड़ी और हाथों की चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही थीं, लेकिन उसे जो दर्द की लहरें महसूस हो रही थीं, वे असहनीय थीं। कैप्टन, मैंने आपका बदला ले लिया है। अब आप चैन से सो सकते हैं। वांग हाओ ने मन ही मन प्रार्थना करने के बाद अंततः मोए के शरीर की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। हालांकि मोए के शरीर के अंदर का मांस और अंग विनाश की लपटों से जलकर राख हो गए थे, लेकिन उसके शरीर की सतह पर त्वचा और कवच की परत बरकरार रही। मु शी के शरीर की कुछ देर तलाशी लेने के बाद वांग हाओ को एक स्थानिक अंगूठी मिली। वांग हाओ ने आसानी से स्थानिक वलय से आत्मा की छाप मिटा दी, और जब उसने अंदर की चीज देखी तो उसे बहुत निराशा हुई। धिक्कार है, ये कितने गरीब हैं। इन्हें तो दूसरे लोक की एक शक्तिशाली जाति माना जाता है, लेकिन इनके अंतरिक्ष या घेरे में सिर्फ 10 घन मीटर जगह है। कुछ ऊर्जा अयस्कों और कुछ कपड़ों के अलावा इनके पास सिर्फ एक फटी पुरानी किताब बची है। घृणा भरी नज़र से देखते हुए वांग हाओ ने अपनी स्थानिक अंगूठी में मौजूद सभी वस्तुओं को एजोर ड्रैगन स्पेस में स्थानांतरित कर दिया। फिर उसकी निगाहें फटी हुई किताब पर टिक गईं। ये मोरो बॉडी रिफाइनमेंट का परिचय क्या है? फटी पुरानी किताब को खोलने के बाद वांग हाओ ने पाया कि यह शरीर को निखारने की एक तकनीक थी जो प्राचीन सार्वभौमिक भाषा में हस्तलिखित थी। पता चला है कि मोटी कबीला प्राचीन मोरो कबीले का वंशज है, जो एक शक्तिशाली और प्रागैतिहासिक कबीला था। ये पुस्तक मोरो देश शोधन का परिचय, देश शोधन की वो विधि है जिसे मोरो कबीले के प्रत्येक सदस्य ने प्राचीन काल में सीखा था। प्राचीन काल में साधना के तीनों मार्गों के अपने अपने शीर्ष कुल थे जो अलग अलग विधियों का अध्ययन करते थे। इनमें से मोरो कुल शरीर साधना का एक वंश था जो शरीर को परिष्कृत करने में माहिर था। प्राचीन काल में अपने सबसे गौरवशाली क्षण में भी ड्रैगन जाति मोरो जाति की असामान्य शारीरिक रक्षा से बेहद सावधान रहती थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस काले कछुए का खोल इतना कठोर है, विनाश की ज्वाला भी इसे जला नहीं सकती। लगता है ये शरीर को निखारने की एक अद्भुत तकनीक का अभ्यास कर रहा है। वांग हाओ की आंखें चमक उठी और वो उत्सुकता से पढ़ने लगा। कुछ देर बाद वांग हाओ ने पूरी किताब पढ़ ली। हालांकि ये भी पर्याप्त नहीं था। ये पुस्तक मात्र एक अंश थी और इसमें मोरो कबीले की शरीर परिष्करण तकनीकों का केवल बुनियादी परिचयात्मक ज्ञान ही दर्ज था। अधिक गहन और उन्नत तकनीकों का उल्लेख बिल्कुल नहीं किया गया था। फिलहाल मेरी मानव शरीर साधना और रक्षा के मामले में सबसे कमजोर है।
शरीर को परिष्कृत करने की इस तकनीक को आजमाने का यह एक उत्तम अवसर है। लेकिन मैं इतने लंबे समय से भूमिगत हूँ, गैलेक्टिक टीम में मेरे साथी जरूर अधीर हो रहे होंगे। चलो पहले हम ऊपर चलते हैं, उस मानसिक और फोरेंसिक डॉक्टर ने कहा। वांग हाओ ने सबूत मिटाने के लिए मोशी के शव को चट्टान से नीचे फेंक दिया। फिर 7 स्टार प्रोफाउंड आयरन जायंट गेट के सभी बिखरे हुए टुकड़ों को एजोर ड्रैगन रिंग में रखने के बाद उसने जाने की तैयारी की। लोहे के फाटक के दूसरे हिस्से की बात करें तो वांग हाओ ने उसे छोड़ ही दिया, क्योंकि वांग हाओ अभी एक लड़ाई खत्म करके काफी थका हुआ था, इसलिए वह लोहे के तह वाले गेट को यहाँ अस्थायी रूप से छोड़कर बाद में वापस लेने नहीं आ सकता था। जैसे ही वांग हाओ मंदिर से बाहर निकला और जमीन से उड़ने ही वाला था, उसकी नज़र मंदिर के शिखर पर मौजूद बास्केटबॉल के आकार के रहस्यमय ऊर्जा गोले पर पड़ी। अज्ञात उत्पत्ति के इस ऊर्जा गोले से एक चकाचौंध भरी सफ़ेद रोशनी निकल रही थी जो मनमोहक थी, और साथ ही साथ यह हल्की हल्की शक्तिशाली ऊर्जा का उतार चढ़ाव भी उत्पन्न कर रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यही वह ऊर्जा स्रोत है जो पूरे मंदिर के चारों ओर लगे विशाल सौर मंडल को सहारा देता है। मुझे आश्चर्य है कि इस मोती को कितने योगदान अंकों में बदला जा सकता है। वैसे ये काफी मूल्यवान प्रतीत होता है, इसलिए कम से कम यात्रा पूरी तरह से व्यर्थ नहीं गई। वांग हाओ की आंखों में लालच की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। धिक्कार है, तुमने वादा किया था कि तुम चुपचाप रहोगे। मैं इस अनमोल तोहफे को ही ले लूंगा, ही। वांग हाओ 1000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ गया और मोती तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मोती को मूल रूप से एक सुरक्षात्मक कवच द्वारा संरक्षित किया गया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उम्र के कारण उसकी प्रभावशीलता कम हो गई थी। वांग हाओ की विनाशकारी ज्वाला से जलने के बाद वह पल भर में गायब हो गया। वांग हाओ ने आसानी से उस कीमती मोती को निकाल लिया जिससे भयानक ऊर्जा निकल रही थी। हालांकि इससे पहले कि वांग हाओ मजबूती से पकड़ बना पाता, उसके सिर के ऊपर गुफा की दीवार अचानक ढहने लगी। चट्टानों के विशाल टुकड़ों की मूसलाधार बारिश हुई, जिससे पूरा भूमिगत स्थान रहने की कगार पर प्रतीत होने लगा। धिक्कार है, क्या ये भूकंप है? मैंने तो बस तुम्हारा एक मन का लिया था, मुझे जिंदा दफनाने की जरूरत नहीं है। वांग हाओ ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए मोती को झट से एजोर ड्रैगन स्पेस में भेजा और फिर तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगा। 15 मिनट बाद वांग हाओ आखिरकार गुफा से भाग निकला। भाग निकलने के बाद वांग हाओ ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि दसियों हजार मीटर गहरा एक विशाल गड्ढा 100 किलोमीटर से अधिक के दायरे में फैल चुका था। क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है और गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक है, इसलिए इससे ज्यादा धुआं और धूल नहीं उठी। हालांकि धरती के हिलने के भयावह दृश्य ने मौके पर तैनात तीनों लोगों को भी चौंका दिया। आप सभी के निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। हमें आशा है कि आप सभी किडियन 515 फैन फेस्टिवल के लेखक हॉल ऑफ फेम और समग्र कार्य चुनाव में हमारा समर्थन करेंगे। फैन फेस्टिवल के दौरान कुछ लाल लिफाफे उपहार पैक भी उपलब्ध हैं, इसलिए कृपया उन्हें प्राप्त करें और सदस्यता जारी रखें। _7sh स्टॉप नोट, मई दिवस का अपडेट यहाँ है। इसे पढ़ने के बाद तुरंत खेलने न जाएं, पहले मासिक पास लेकर वोट देना न भूलें। किडियन 515 फैन फेस्टिवल के दौरान 2 मासिक पास का लाभ उठाएं और लाल लिफाफे वाले अन्य उपहारों का भी आनंद लें। जब उन्होंने देखा कि केवल वांग हाओ ही सबसे आखिर में आया है, तो वे तीनों बेहद चिंतित हो गए। इनमें से डू सन्यांग सबसे ज्यादा चिंतित थी। वांग हाओ, भाई वो कहाँ हैं? डू सानियांग ने चिंता से भरे चेहरे के साथ घबराकर पूछा। अरे छठे भाई, कप्तान कहाँ है? चौथे भाई लेई पेंग ने उलझन में पूछा, जबकि पांचवें भाई मू किंग ने वांग हाओ को चिंता से देखा। जब वांग हाओ से इस बारे में पूछा गया, तो वह गहरी उदासी महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। कप्तान ने अपना बलिदान दे दिया, वांग हाओ ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं और आंखों के कोने में एक आंसू उमड़ आया था। वांग हाओ की बातें सुनकर डू सन्यांग को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर पड़ी हो। पल भर में उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया और उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया।
कुछ समय बाद डू सन्यान्ग फूट फूट कर रोने लगी। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था और वह लगभग बेहोश हो गई थी। वाह, तुम निर्दयी कमीने! हमने अगले महीने साथ में हनीमून पर जाने का वादा किया था। तुमने तो शादी की अंगूठी भी तैयार कर ली थी। वाह, मेरी शादी की पोशाक भी पूरी तरह तैयार है। तुम मूर्ख! वाह! बोलते बोलते डू सन्यान्ग अवाक रह गई और सिसकियों से उसका गला भर आया। उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। 9वें स्तर की विशेषज्ञ होने के बावजूद इतनी भयावह खबर सुनकर वह बुरी तरह सदमे में थी। अगर 9वें स्तर के योद्धा का शरीर एक आम इंसान की तुलना में कहीं अधिक मजबूत न होता तो डू सन्यान्ग शायद अब तक बेहोश हो चुकी होती। उसके आसपास खड़े साथियों की आंखें भी लाल और सूजी हुई थीं। उप कप्तान को इस तरह रोते देख उन सबको ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके दिल में छुरा घोंप दिया हो। वांग हाओ का दिल भी खून से लथपथ था। अगर वांग हाओ काफी मजबूत होता तो शायद उस शक्तिशाली विदेशी के हाथों कप्तान की तुरंत मौत न हो जाती। अगर वांग हाओ इतना लापरवाह न होता तो कप्तान की मौत शायद न होती। अगर ऐसा होता तो क्या होता कि कल्पना करने के बावजूद भी किसी जीवन को वापस लाना असंभव है। वांग हाओ आत्मनिरीक्षण से ग्रस्त था। सिस्टर डू, मुझे बहुत खेद है। वांग हाओ का चेहरा गंभीर था। उन्होंने किसी तरह एक वाक्य बोला, लेकिन डू सन्यान्ग के बड़े हुए हाथ ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। डू सन्यान्ग ने साहपूर्वक अपने आंसू रोके, दूसरे हाथ से उन्हें पोंछा और अपनी लाल आंखों से वांग हाओ की ओर देखा। और कुछ मत कहो, मैंने इस तरह की चीजें तुमसे कहीं ज्यादा झेली हैं। तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। वैसे भाई वू का शरीर, उद्धरण चिन्ह, अरे कप्तान का शव मेरे पास है। यहाँ रहना ठीक नहीं है। चलो पहले अंतरिक्ष यान पर चलते हैं। परग्रही जाति का अंतरिक्ष यान आस पास ही हो सकता है। हमें इस खतरनाक जगह से जल्द निकलना होगा। ठीक है, चलो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल चलते हैं। डू सन्यान्ग ने शांत भाव से कहा। वांग हाओ की आत्मा में हलचल मच गई और उसने दानव आत्मा से संवाद किया। वांग हाओ का टेलीपैथिक संदेश मिलने के बाद अंतरिक्ष यान पर इंतजार कर रही दानव आत्मा ने ग्रह पर एक निष्क्रिय ज्वालामुखी में छिपे हुए फाल्कन को तुरंत सबके सिर के ऊपर ला दिया। अंतरिक्ष यान सुचारू रूप से डॉक पर पहुंचा और चारों लोग झटपट उसमें सवार हो गए। फिर उन्होंने तुरंत यान को चालू किया और अल्फा ब्रह्मांड में स्थित महाकिले की ओर चल पड़े। बहन डू, कप्तान को एक मोती योद्धा ने गला घोंटकर मार डाला। मैंने कप्तान के किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया है। यह अंगूठी मैंने उस मोती योद्धा को मारने के बाद हासिल की थी और मैं इसे अब आपको लौटा रही हूँ। बोलते बोलते वांग हाओ ने मोती कबीले से ली गई स्थानिक अंगूठी सिस्टर डू को सौंप दी। वांग हाओ ने चुपके से अपनी कुछ कीमती चीजें स्पेशल रिंग में भर दी। मूल ऊर्जा अयस्क और कपड़ों के अलावा उसने उसमें बहुत सारा जीवन जल, तारा क्रिस्टल और अन्य खजाने जैसे उच्च श्रेणी के ऊर्जा अयस्क भी डाल दिए, जिससे लगभग पूरी स्पेशल रिंग भर गई। वांग हाओ ने ऐसा सिस्टर डू को कुछ मुआवजा देने और अपना आभार व्यक्त करने की उम्मीद में किया। बेशक वांग हाओ ने मोरो वंश की शरीर सुधार तकनीक की नकल करके उसे भी अपना लिया। मूल कृति वांग हाओ के पास ही रही। स्थानिक वलय को देखते ही डू सन्यान्ग अचानक कांप उठी और वांग हाओ की ओर देखते हुए उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव झलक उठा। वांग हाओ, इसे वापस ले लो। ये युद्ध में तुम्हारी लूटी हुई वस्तु है, मैं इसे अपने पास कैसे रख सकता हूँ? इसके अलावा तुम भाई वू का शव वापस ला चुके हो, यही मेरे लिए सबसे अच्छा उपहार है। इस स्थानिक अंगूठी को वापस ले लो। जी हाँ, वांग हाओ, कृपया अपनी दूसरी बहन की अच्छी भावना को वापस ले लो। चौथे भाई ली पिंग ने भी सलाह दी। वांग हाओ ने हाथ हिलाकर बात को टाल दिया। बहन डू, मैं इस स्थानिक अंगूठी को बिल्कुल अस्वीकार करती हूँ। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करती तो मेरा अंतरात्मा इसकी अनुमति नहीं देगा। कृपया मना मत कीजिए। डू सन्यान्ग की आंखों में थोड़ी सी झिझक झलक गई, लेकिन वांग हाओ के दृढ़ भाव को देखकर उसके पास अनिच्छा से सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। फिर उसने धीमी आवाज में दोबारा कहा, धन्यवाद वांग हाओ।
मुझे धन्यवाद मत कहिए, सिस्टर डू। आप मुझे परिवार और दोस्तों की तरह मानती हैं। कृपया दोबारा धन्यवाद मत कहिए। हम सब एक परिवार हैं। हाँ, वे सब हमारे पक्ष में हैं। बहन डू का दिल टूट गया था और उसने सुनवू का हाथ कसकर अपने सीने से लगा लिया था। डू सन्नियान की मुरझाई हुई सूरत देखकर सभी को दुख हुआ। सम्मेलन कक्ष छोड़ने के बाद उन्होंने हैच को बंद कर दिया और डू सन्नियान और कप्तान के अवशेषों को अंतिम विदाई देने के लिए वहीं छोड़ दिया। भयंकर युद्ध के बाद वांग हाओ भूखा था और अपना पेट भरने के लिए भरपेट भोजन करने की तैयारी कर रहा था। वांग हाओ, धन्यवाद। बॉस का बदला लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पांचवां भाई, मू किंग, चुपचाप वांग हाओ के पीछे पीछे रेस्तरां में चला गया। मुझे यही करना चाहिए। मू किंग को अपने पीछे आते देख वांग हाओ रुक गया। गैलेक्सी स्क्वाड में माँ की सबसे छोटी और सबसे कम बोलने वाली सदस्य है। वो सबसे सुंदर भी है, एक ऐसा तथ्य जिसे वांग हाओ भी स्वीकार करता है कि वो उसकी बराबरी नहीं कर सकता। मू किंग का व्यक्तित्व कुछ हद तक स्त्री जैसा है और वो काफी सुस्त है। निजी तौर पर हर कोई उसे लकड़ी का सिर कहकर बुलाना पसंद करता है। वांग हाओ, मैं एक सर्जन हूँ। मैं बॉस के घावों को देखकर एक नज़र में बता सकता हूँ कि क्या हुआ था। बॉस का गला तुरंत कुचल दिया गया होगा, उन्हें विरोध करने का कोई मौका नहीं मिला होगा। मरने की प्रक्रिया में निश्चित रूप से 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगा होगा। इस समय मू किंग ने वांग हाओ को बर्फीली निगाहों से देखा, मानो वह वांग हाओ के पूरे शरीर का विच्छेदन करके उसके शरीर में छिपे सभी रहस्यों को उजागर करना चाहता हो। इस तरह से देखे जाने पर वांग हाओ को बहुत असहज महसूस हुआ। इसे छिपाने के लिए वांग हाओ ने गोमांस का एक डिब्बा उठाया और उसे बड़े चाव से खाने लगा। ये तथ्य कि मोती योद्धा ने नेता को इतनी आसानी से मार डाला और नेता पूरी तरह से पलटवार करने में असमर्थ था, ये दर्शाता है कि मोती योद्धा की ताकत कप्तान की ताकत से कहीं अधिक है। वांग हाओ ने मसालेदार गोमांस का डिब्बा चबाते हुए जवाब दिया, हाँ, वो वाकई बहुत ताकतवर था। मैं तो लगभग मर ही गया था, लेकिन अंत में उसकी मौत मेरे ही हाथों हुई। नहीं नहीं नहीं, वांग हाओ, तुम बहुत ही विनम्र हो। तुम्हारे पास बहुत सारे रहस्य हैं। जिस दिन तुमने ड्यूटी पर रिपोर्ट किया, उसी दिन तुमने वुल्फिक को आसानी से हरा दिया और मुझे पता था कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। और अब तुमने एक ऐसे शक्तिशाली परग्रही योद्धा को मार गिराया है जिसकी ताकत 9वें स्तर के कप्तान से कहीं अधिक है। क्या तुम्हें कुछ कहना नहीं है? आखिर तुम हो कौन? पूरी आकाशगंगा में मैंने तुम्हारे जैसे युवा विशेषज्ञ के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? यहाँ आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? और क्या तुम इंसान भी हो? आप सभी के निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। हमें आशा है कि आप सभी किडियन 515 फैन फेस्टिवल के लेखक हॉल ऑफ फेम और समग्र कार्य चुनाव में हमारा समर्थन करेंगे। फैन फेस्टिवल के दौरान कुछ लाल लिफाफे और उपहार पैक भी उपलब्ध हैं, इसलिए कृपया उन्हें प्राप्त करें और सदस्यता जारी रखें। स्टॉप्ड। अध्याय 606 गुटिया संघर्ष का शिकार। मू किंग द्वारा कई सवाल पूछे जाने के बाद वांग हाओ कुछ हद तक असमंजस में पड़ गया। विशेष रूप से अंतिम वाक्य एक बहुत ही अपमानजनक प्रश्न था जिसने वांग हाओ को लगभग उस गोमांस के डिब्बे पर ही दम घोंच दिया जिसे उसने अभी अभी निगला था। खांसी। धिक्कार है, मैं तो इंसान ही हूँ। ये तो हीरो सिटी में अपनी आत्मा की छाप दर्ज कराते समय ही साबित हो चुका था। वांग हाओ ने झुंझलाहट से आंखें घुमाईं, फिर मेज़पोश उठाया और उससे अपना चिकना मुंह पोंछा। इसके बाद उसने संतरे की एक बड़ी बोतल उठाई और उसे बड़े बड़े घूंटों में पी गया। ये पुस्तक सर्वप्रथम ताइवान नॉवेल नेटवर्क पर प्रकाशित हुई थी, जो पढ़ने का एक शानदार अनुभव प्रदान करती है। ओपन यो बेहतरीन है, जो त्रुटिरहित और व्यवस्थित अध्यायों के साथ पढ़ने का एक शानदार अनुभव प्रदान करता है। वांग हाओ के उदासीन भाव को देखकर मू किंग को और भी यकीन हो गया कि वांग हाओ बिल्कुल वैसा ही व्यक्ति था जैसा उसने सोचा था। वांग हाओ, तुम वाकई कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। और फिर वांग हाओ ने पूरी तरह से अचंभित होकर पूछा, तुम्हारे पास इस लोक से परे के शीर्ष विशेषज्ञों को मारने की शक्ति है, तो तुम यहाँ मरने क्यों आए हो?
और फिर वांग हाओ ने एक बार फिर बहुत ही मासूम और भोला भाला चेहरा बना लिया। मू किंग थोड़ी असमंजस में थी। वह सोच रही थी कि क्या वांग हाओ वास्तव में अनजान था या सिर्फ दिखावा कर रहा था। क्या तुम्हें नहीं पता, परलोक के युद्ध क्षेत्र को प्रतिभाओं का भस्मक कहा जाता है। वहां प्रवेश करने वाले प्रतिभाशाली लोग राख में तब्दील हो जाते हैं और बहुत कम ही बच पाते हैं। मुझे सच में नहीं पता कि तुमने ऊपर किस शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज किया है कि तुम्हें यहाँ मरने के लिए भेजा गया है। खांसी वांग हाओ जूस पी रहा था जब उसने मू किंग को ये कहते सुना और वह तुरंत खांसने लगा। उसका चेहरा भयानक रूप से हरा पड़ गया। मुझे नहीं पता कि यह जूस गले में अटकने से हुआ या खबर सुनकर सदमे से। धिक्कार है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना अजीब है। पिल्टोवा जेल के वे 4000 शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ मेरे साथ ही बाहरी युद्ध क्षेत्र में भेजे गए थे, लेकिन मैंने उनमें से एक को भी यहाँ नहीं देखा। मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। वांग हाओ को अचानक एहसास हुआ कि कुछ लोगों ने उसे फिर से मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया है। धिक्कार है। अगर मुझे पता चल गया कि किस कमीने ने मेरे पीठ पीछे मुझे फंसाया है, तो वापस आते ही मैं उसकी खाल उतार दूंगा। मैंने सोचा था कि यहाँ आकर मुझे हीरो बनने का स्वाद मिलेगा, लाखों लोगों का प्यार मिलेगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ को गाली देने की तीव्र इच्छा हुई। वांग हाओ का प्रदर्शन देखकर मू किंग को आखिरकार समझ आ गया। शर्म से उसका चेहरा पीला पड़ गया। असल में वह जो भी बकवास कर रहा था वह सब बस बकवास थी। ये लड़का तो बिल्कुल बेवकूफ था, जिसे बिना किसी को बताए यहाँ बलि का बकरा बनाकर भेजा गया था। वांग हाओ की दुर्दशा देखकर मू किंग खुद के, कप्तान के और गैलेक्सी टीम के हर सदस्य के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। अगर हमें इन लोगों में कोई एक बात समान मिल जाए तो फिर तो इसमें कोई शक ही नहीं। ये सभी वे लोग थे जिन्होंने संघीय उच्च कमान को नाराज किया था और अंततः विभिन्न बहाने बनाकर उन्हें गुप्त रूप से यहाँ भेज दिया गया था। सीधे शब्दों में कहें तो वे सभी गुटबाजी के शिकार हैं। ये स्थान संपूर्ण अल्फा ब्रह्मांड के लिए एक प्राकृतिक अवरोध है और इसका गौरवशाली मिशन संपूर्ण अल्फा ब्रह्मांड की रक्षा करना है। हीरो सिटी में प्रवेश करने वाली हर टीम एक गुमनाम हीरो है। छोड़ो इसे, ये सब बकवास है। यहाँ आने वाले 100 लोगों में से शायद केवल एक ही जीवित लौटेगा। आकाशगंगा की स्थापना के शुरुआती दिनों को छोड़कर, जब गैलेक्टिक फेडरेशन तीव्र विकास के स्वर्णिम युग में था, गैलेक्टिक टीम का नेतृत्व उच्च कुशल और उत्साही फेडरेशन नेताओं के एक समूह द्वारा किया जाता था। वे एक समय अल्फा ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थे और स्टार पावर रैंकिंग में शीर्ष 100 सुपर टीमों में से एक बन गए थे। हालांकि पिछले कुछ दशकों में जैसे जैसे गैलेक्टिक फेडरेशन में भ्रष्टाचार बढ़ता गया है, गैलेक्टिक फोर्सेस राजनेताओं और शक्तिशाली परिवारों के लिए असहमति को दबाने और अवज्ञाकारी विरोधियों को बाहर करने का एक भट्टी बन गई है। यहाँ भेजे गए लगभग सभी 9 सितारा शक्तिशाली ग्रह नष्ट हो चुके हैं। भले ही वे पर्याप्त पुण्य अर्जित कर लें, लेकिन अंत में वे सभी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाएंगे। मू किंग वांग हाओ को ये बातें बताना नहीं चाहती थी। आखिरकार उलझी हुई और भ्रमित जिंदगी जीना, मौत के डर में पूरी जिंदगी गुजारने और हर दिन ये न जानने से कहीं बेहतर था कि उसकी मौत कब होगी। हालांकि जब मू किंग को वांग हाओ की आश्चर्यजनक ताकत और असाधारण प्रतिभा के बारे में पता चला, तो मू किंग की आंखें चमक उठीं। उसे आशा की एक किरण दिखाई दी, बचने की एक छोटी सी उम्मीद। उसके मन में उसने एक बार वूजी मास्टर और फेडरेशन वॉर गॉड जैसी किसी अद्वितीय हस्ती की कल्पना भी की थी, जो कहीं से प्रकट होकर गैलेक्टिक टीम को विजय की ओर ले जाएगी, ताकि वे अंततः मृत्यु के साए से बच सकें और गैलेक्टिक फेडरेशन के सर्वोच्च सम्मान कक्ष में खड़े हो सकें। दुर्भाग्यवश ये केवल एक कोरी कल्पना है, लेकिन अब जब उसने वांग हाओ को देख लिया है, तो उम्मीद की यह छोटी सी किरण अब उतनी असंभव नहीं लगती। उसके मन में कहीं न कहीं यह आभास था कि वांग हाओ के आने से शायद आशा की एक किरण जगेगी। इन लोगों के लिए आज़ादी हासिल करने और मृत्यु के भय से पूरी तरह मुक्त होने की एक उम्मीद की किरण जगी। तो आपको अंधेरे में रखा गया। बाह्य युद्ध क्षेत्र 2 प्रकार के होते हैं।
हमें बलि का बकरा कहा जाता है, जीवन और मृत्यु में गुमनाम। हीरो सिटी भेजे जाने का मतलब है कि गैलेक्टिक फेडरेशन में आपकी सारी पहचान पूरी तरह से मिटा दी गई है। अंतिम परिणाम भाई वो जैसा ही है, एक दुखद और गुमनाम नायक। गैलेक्टिक फेडरेशन आपके परिवार को सांत्वना राशि तक नहीं देगा। वास्तव में आपके परिवार को ये भी पता नहीं चलेगा कि आप मर चुके हैं। धिक्कार है। वांग हाओ ने गुस्से में अपशब्द कहे बिना नहीं रह सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतनी सारी अंदरूनी बातें होंगी। दूसरी सड़क को ताबूत मार्ग कहते हैं, जिसमें भी जीवन और मृत्यु का सवाल है, लेकिन यहाँ से बचने की संभावना कहीं ज्यादा है। वो कमीने तब तक इंतजार करते हैं जब तक हम जैसे आम सैनिक युद्ध क्षेत्र को साफ नहीं कर देते, उसके बाद ही वे काम तमाम करते हैं। वहाँ ज्यादा लोग हैं, बेहतर उपकरण हैं और खतरा कम है। असल में ये पुण्य कमाने की जगह है। कुछ सालों बाद आप गैलेक्टिक फेडरेशन के उच्च पदों पर आसानी से पहुंच सकते हैं और पदोन्नति और धन बस आपके कदमों में ही होंगे। हे भगवान, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे सभी लोग गायब हो गए। मू किंग द्वारा समझाने के बाद वांग हाओ को आखिरकार बात समझ आ गई। पता चला है कि गैलेक्टिक फेडरेशन 2 गुटों में बंट गया है। एक गुट को हॉक्स कहा जाता है, www.chaoyan.co, और दूसरा तारानकन है। कट्टरपंथी सैन्य शक्ति बढ़ाने की वकालत करते हैं ताकि आकाशगंगा संघ का विरोध करने वाली किसी भी ताकत को भारी सैन्य शक्ति से कुचल दिया जा सके। तारानकन शांति का समर्थन करता है और ब्रह्मांड में अन्य शक्तिशाली जातियों के साथ शांतिपूर्ण साधनों और मध्यम दृष्टिकोणों के माध्यम से संबंधों को सुलझाने का प्रयास करता है, अंततः पूरे ब्रह्मांड में सद्भाव और एकता प्राप्त करने के लिए। आज सैन्य, अर्थव्यवस्था, संस्कृति या राजनीति, किसी भी क्षेत्र में कट्टरपंथी विचारधारा वालों का दबदबा कायम है। तारानकन लगभग उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां इसका जारी रहना असंभव है, ये पतन की ओर है और विलुप्त होने के कगार पर है। दुर्भाग्यवश वांग हाओ अनजाने में ही तारानकन के प्रतिनिधि के रूप में बदनाम हो गया, जिससे वह विरोधी गुट का निशाना बन गया और वे उस पर जमकर हमला करना चाहते थे। अपने साथ हुए दुखद अनुभव को समझने के बाद और यह जानकर कि गैलेक्सी टीम में उसके साथियों का भी यही हाल हुआ था, वांग हाओ को आखिरकार बात समझ में आ गई। मुझे पासा पलटने का मौका मत दो, वरना मैं उन कमीनों को घसीटकर निकालूंगा जिन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। स्टॉप्ड अध्याय 607 मोटिए कबीले का महापुजारी। उल्लू ड्रैगन तारा एक विशाल उल्कापिंड जिसका व्यास 100,000 मीटर से अधिक था, धरती पर गिर पड़ा, जिससे पहले से ही नाजुक ग्रह लगभग 2 हिस्सों में बंट गया। उल्कापिंड गिरने के बाद अचानक उसकी सतह पर एक विशाल द्वार खुल गया और 3 मीटर से अधिक लंबे विशालकाय प्राणियों का एक समूह धीरे धीरे उस विशाल उल्कापिंड के अंदर से बाहर निकला। ये लोग वास्तव में मोटिए जनजाति के योद्धा थे और वह विशाल उल्कापिंड वास्तव में एक मोटिए अंतरतारकीय युद्धपोत था। रंग बिरंगे और रहस्यमय पैटर्न से ढकी हुई यह महिला शोकोको है, जो मोटे जनजाति की एक पुजारिन है। 1 घंटे पहले उसे महसूस हुआ कि उसके कबीले के एक सदस्य का आत्मा दीपक अचानक बुझ गया है, इसलिए उसने भविष्यवाणी का उपयोग करके उस स्थान का पता लगाया जहां उसके कबीले के सदस्य की मृत्यु हुई थी। मोटिए कबीले की वंश परंपरा बहुत ही कमजोर है और जनसंख्या भी कम है, पूरे कबीले में अब 10 लाख से भी कम सदस्य हैं। इसलिए इस जनजाति के प्रत्येक सदस्य का जीवन पूरी मोटे जनजाति के लिए एक अमूल्य खजाना है। अभी अभी जनजाति के एक सदस्य के पतन और उसकी आत्मा के विघटन ने मोटे जनजाति के पुजारी शोकोको को क्रोधित कर दिया। पुजारी जी, हमारी चौकियों ने पता लगाया है कि हमारे पूर्वजों की वेदी और मंदिर ढह गए हैं और उस स्थान पर मानवीय गतिविधियों के संकेत मिले हैं। इसके अलावा हमें अपने एक योद्धा के अवशेष भी मिले हैं। कृपया एक नज़र डालिए, पुजारी जी। जब वे बात कर रहे थे तभी तीनों योद्धा उस दैत्य के शव को, जो पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था, शोकोको के सामने ले आए। अपने पूर्वजों की महान आकांक्षाओं को कायम रखते हुए और उनके आशीर्वाद को प्रदान करते हुए, मिट्टी से मिट्टी, राख से राख, पत्थर से पत्थर, और जमीन से जमीन तक, शोकोको ने
हमारे योद्धाओं की आत्माएं येलो स्प्रिंग्स में लौटती हैं, जहां वे अब वीरों के हॉल में प्रवेश कर सकती हैं और आने वाली पीढ़ियों तक हमारे वंशजों की भेंट का आनंद ले सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। लंबे शोक की अवधि के बाद और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए सोकोको दुखी दिख रही थी और उसका चेहरा मृत्यु के समान पीला पड़ गया था। उसके चारों ओर खड़े 18 विशालकाय काले कवचधारी दैत्यों ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, एक घुटने पर बैठ गए और अवशेषों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संक्षिप्त श्रद्धांजलि सभा के बाद प्रधान पुजारी शोको ने अपनी सुनहरी छड़ी लहराई, जिससे सभी को उठने का संकेत मिला। पुनर्जन्म का वृक्ष, पुनर्जन्म का चक्र, खुल जाओ। फिर प्रधान पुजारी शोकोको ने रहस्यमय प्राचीन भाषा में लिखे गए शब्दों की एक लंबी श्रृंखला का पाठ किया। अचानक सुनहरी छड़ी की नोक से सुनहरी रोशनी की हल्की हल्की किरणें निकली, फिर वे अनगिनत प्रकाश कणों में बदल गईं जो आकाश से नीचे की ओर गिरे और जमीन पर पड़े खाली शव की सतह को पूरी तरह से ढक लिया। अगले ही पल एक चमत्कारिक दृश्य सामने आया। ऐसा लग रहा था मानो कोई बीज पल भर में अंकुरित हुआ हो, बड़ा हो, खिला हो और फल दे दिया हो। जमीन पर पड़े जले हुए शव का खोखला ढांचा अचानक तेजी से ठीक होने लगा, जला हुआ मांस स्पष्ट रूप से ठीक हो रहा था। सांझू नदी सराय, नहीं, ये ठीक होना नहीं है, ये तो टाइम ट्रैवल ही होना चाहिए। पलक झपकते ही जमीन पर पड़ा हुआ शव, जो जलकर राख हो गया था, अपनी मूल अवस्था में वापस आ गया। फिर शव के चेहरे के भाव विकृत हो गए और फिर अचानक उसने अपनी आंखें खोल दीं। इससे भी ज्यादा भयावह बात ये थी कि लाश अचानक खड़ी हो गई। हालांकि ऐसा लग रहा था मानो उसकी दृष्टि और सारी इंद्रियां काम करना बंद कर चुकी हों और वह अपने आसपास अपने कबीले के किसी भी व्यक्ति को नहीं देख पा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई अदृश्य बाधा उसका रास्ता रोक रही हो। उस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से देखते ही मुख्य पुजारिन शोकोको को अपने दिल में अचानक असहनीय पीड़ा महसूस हुई। मोए, यह मोए है। ये कैसे संभव है? वह हमारी जाति के आम लोगों में सबसे प्रतिभाशाली है। उसकी ताकत किसी तारास्तरीय विशेषज्ञ के बराबर है और उसका शारीरिक विकास किसी निम्न श्रेणी की पवित्र कलाकृति के बराबर है। अल्फा ब्रह्मांड में 9वें स्तर का विशेषज्ञ उसे कैसे मार सकता है? हे भगवान, क्या अल्फा ब्रह्मांड में एक अद्वितीय प्रतिभा का जन्म हुआ है? उसने तो लॉर्ड मोअर को भी मार डाला। वूश टिल्ड। अचानक आसपास मौजूद सभी मोती योद्धाओं के चेहरे पर भय और बेचैनी के लक्षण दिखाई देने लगे। सभी लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे, इस डर से कि कहीं लॉर्ड मोए की हत्या करने वाला रहस्यमय विशेषज्ञ अचानक प्रकट न हो जाए। सभी लोग तनाव में थे, लेकिन महापुजारिन शोकोको का चेहरा दिन ब दिन पीला पड़ता गया, उनका रंग रूप और भी गंभीर होता गया। उनकी लंबी पलकें लगातार फड़फड़ाती रहीं, मानो वे अपने भीतर उमड़ती हुई भावनाओं को जबरदस्ती दबा रही हों। चमकती पानी की बूंदों में तारों की रोशनी प्रतिबिंबित हो रही थी और पलकें कांप रही थीं। महापुजारी, आप रो रहे हैं, एक गार्ड ने चिंता से कहा। शोको को अपनी आपा खोने का एहसास हुआ। उसने तेजी से पलकें झपकाईं और जबरदस्ती अपने आंसू रोके रखे, अब और रोने से इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, यहाँ बहुत ज्यादा धुआं और धूल थी, वो मेरी आंखों में चली गई। उसने यह बात कही, लेकिन उसके दिल में ऐसा महसूस हो रहा था मानो खून बह रहा हो। मेरे मंगेतर, भाई मोए, तुम्हें किसने मारा? मुझे कातिल का नाम बताओ और कोको तुम्हारा बदला जरूर लेगी। सको ने अपनी छड़ी फिर से लहराई और सुनहरे रेशम के धागे नव पुनर्जीवित मोए के माथे पर गिर पड़े। पल भर में मोए को कुछ समझ आ गया। उसने अचानक अपना हाथ हिलाया और उसके सामने काले बालों वाला एक धुंधला सा इंसान प्रकट हुआ, जिसका शरीर काली लपटों से घिरा हुआ था। अचानक एक अग्नि सर्प मोए के मुंह में घुस गया और उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया, जिससे वह तुरंत आग के गोले में बदल गया। एक मार्शल आर्ट काल्पनिक दुनिया का ताओवादी पुजारी। काली लपटें तेजी से भड़कीं, लेकिन उतनी ही तेजी से बुझ भी गईं। जब धुआं और धूल छटी, तो मोए का शरीर टुकड़ों में बिखर गया और धड़ाम से गिरकर राख के ढेर में बदल गया। यहाँ तक कि मूल शरीर भी नहीं छोड़ा गया। शोको अपने आंसुओं को चुपके से रोकते हुए आगे बढ़ी,
जमीन से काली राख का ढेर उठाया, अपनी मुट्ठियां कसकर भींची और अपने होंठ काट लिए। भाई मोए, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। सेको ने कसम खाई। जब कबीले के लोग दूसरी तरफ मुड़ गए तो उसने चुपके से मुट्ठी भर राख अपनी जेब में रख ली। हीरो सिटी में कैप्टन सन वू के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए हॉल ऑफ हीरोज को सौंपे जाने के बाद सन वू का नाम एक अगोचर कोने में उकेरा गया था। हीरो सिटी में स्थित हॉल ऑफ हीरोज में प्रत्येक शहीद हीरो का नाम उनकी संबंधित टीम से संबंधित पत्थर की पट्टिका पर अंकित है। चूंकि गैलेक्सी टीम वर्तमान में सबसे निचले पायदान पर है, इसलिए सन तजू के नाम से खुदा हुआ स्मारक भी एक सुनसान कोने में पड़ा है, जो साल दर साल धूल से ढका रहता है और किसी ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया है। कैप्टन और गैलेक्टिक टीम के सभी पूर्ववर्तियों, मैं आपके नामों को पूरी आकाशगंगा में अमर कर दूंगा। मैं आपकी समाधियों को नायकों के हॉल के सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करूंगा, ताकि अल्फा ब्रह्मांड के सभी शक्तिशाली प्राणी उनका आदर, प्रशंसा और पूजा कर सकें। वांग हाओ ने मन ही मन एक प्रतिज्ञा की। भूमिगत 4000वीं मंजिल पर वापस आकर गैलेक्सी टीम के ठिकाने पर वांग हाओ ने अपना कठिन प्रशिक्षण शुरू किया। मोटे कबीले के शक्तिशाली सदस्यों के साथ इस जीवन मरण की लड़ाई ने वांग हाओ को यह एहसास दिलाया कि अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उसे सुधार करने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव शरीर बहुत ही नाजुक होता है। हालांकि इससे पहले मेरे कई संयोगवश अनुभव हुए थे, जिनमें ड्रैगन कबीले की रक्त टपकने के माध्यम से पुनर्जन्म लेने और ड्रैगन रक्त कुंड में बपतिस्मा लेने की गुप्त तकनीक शामिल थी, लेकिन ये सभी भौतिक शरीर द्वारा ऊर्जा का निष्क्रिय अवशोषण मात्र थे, जिसके परिणामस्वरूप अस्थि मज्जा और टेंडन की शुद्धि होती थी। अंततः वांग हाओ ने कभी भी गंभीरता से अपनी शारीरिक सुरक्षा को निखारने का प्रयास नहीं किया था। पहले पृथ्वी पर और शेनलॉन्ग स्टार पर वांग हाओ अपनी ड्रैगन वंश की शक्ति से दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम हो सकता था, लेकिन इस क्षेत्र के बाहर स्थित इस युद्ध क्षेत्र में ही वांग हाओ को वास्तव में यह एहसास हुआ कि वह पहले एक कुएं में फंसे मेढक से ज्यादा कुछ नहीं था। इस खाली समय का सदुपयोग करते हुए मोरो कबीले के शरीर परिष्करण का परिचय का शीघ्रता से अभ्यास करें। सबसे जरूरी काम है मानव शरीर की रक्षा शक्ति को बढ़ाना। केवल मजबूत रक्षा के साथ ही हम इस अलौकिक युद्ध क्षेत्र में बेहतर ढंग से जीवित रह सकते हैं। _7SH स्टॉप्ड अध्याय 608 शरीर का विचित्र परिष्करण। मोरो जाति के शरीर को निखारने के तरीकों के पीछे के सिद्धांत बहुत सरल हैं। इसमें विभिन्न आध्यात्मिक अग्नियों से भौतिक शरीर को लगातार मजबूत करना शामिल है। उन्होंने अपने भौतिक शरीरों को हथियारों के रूप में इस्तेमाल किया और दिन रात अथक परिश्रम से उन्हें गढ़ते रहे जब तक कि उन्होंने एक ऐसा भौतिक आवरण नहीं बना लिया जो किसी दिव्य हथियार के समान हो। शरीर के परिष्करण के स्तर के अनुसार इसे 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण त्वचा और झिल्लियों का परिष्करण, दूसरा चरण टेंडन और हड्डियों का परिष्करण, तीसरा चरण आंतरिक अंगों का परिष्करण, चौथा चरण ऊर्जा और रक्त का परिष्करण। वर्तमान में बुनियादी साधना तकनीकों में केवल ये 4 स्तर ही हैं। उच्चतर साधना तकनीकों के लिए हमें मोरो वंश की उन्नत शरीर सुधार तकनीकों को एकत्रित करके उनके बारे में सीखना होगा। वांग हाओ को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उससे पहले लड़ने वाला मोटे योद्धा शरीर को मजबूत बनाने के मामले में केवल त्वचा झिल्ली शोधन क्षेत्र के पहले स्तर तक ही पहुंचा था। हालांकि यह केवल पहले स्तर तक ही पहुंचा था, लेकिन इसमें पहले से ही इतनी भयानक रक्षात्मक क्षमताएं थीं और यह अपनी त्वचा पर एक ऐसा भौतिक कवच भी बना सकता था जो एक पवित्र कलाकृति के समान था, जिसे विनाश की ज्वालाएं भी नहीं जला सकती थीं। शरीर को निखारने की इस भयानक तकनीक ने वांग हाओ के दिल की धड़कन बढ़ा दी और उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। आधे दिन के बाद वांग हाओ ने मोरो कबीले की शरीर को निखारने की तकनीकों के लिए संपूर्ण शुरुआती नियमावली को पूरी तरह से याद कर लिया था। तो मैंने अभ्यास करना शुरू कर दिया। क्योंकि वांग हाओ की विनाशकारी ज्वाला उच्च श्रेणी की है और वांग हाओ का शरीर सुगठित और परिष्कृत हो चुका है, इसलिए वह साधना के मूल सिद्धांतों से बहुत अच्छी तरह परिचित था। इसके अलावा
शरीर को निखारने की इस तकनीक की सबसे बड़ी आवश्यकता ज्वालाओं पर नियंत्रण है, क्योंकि यदि आध्यात्मिक अग्नि को ठीक से नियंत्रित नहीं किया गया तो उसके जलने की बहुत संभावना है। यह कोई मजाक नहीं है। आधे दिन के बाद वांग हाओ ने शुरुआती गाइड में महारत हासिल कर ली थी और अब विनाशकारी ज्वाला की एक हल्की सी लकीर उसकी त्वचा की सतह पर मौजूद कोशिकाओं के बीच स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकती थी। आगे हम त्वचा की कोशिकाओं को प्रशिक्षित करने के लिए इन तकनीकों का उपयोग करेंगे। शरीर को मजबूत बनाने का उच्चतम स्तर अंदर से स्टील जैसा और बाहर से कोमल, शक्ति और सौम्यता का संयोजन है। इसका अर्थ समझना आसान है। आंतरिक मांसपेशियां, हड्डियां और अंग स्टील की तरह कठोर हो जाते हैं, जबकि त्वचा सामान्य त्वचा की तरह लचीली और सहज बनी रहती है, जिससे व्यक्ति आम इंसान से बिल्कुल अलग नहीं दिखता। लेकिन लगता है नामोए भटक गया है, रक्षा के चरम स्तर की खोज में लगा हुआ है और अपनी त्वचा को कठोर कवच की तरह मजबूत बनाने का प्रशिक्षण ले रहा है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि नीचे उसका छोटा भाई भी वैसा ही होगा? धिक्कार है। उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर वांग हाओ मो ये की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। अपनी ताकत और रक्षा क्षमता को किसी भी तरह बढ़ाने के लिए उसने खुद को एक हिजड़ा बना लिया था। मैं विधि के अनुसार धीरे धीरे अभ्यास करूंगा। धीरे धीरे और लगातार चलने वाला ही सफलता दिलाता है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे काम उल्टा हो जाए। वांग हाओ ने अभ्यास में दिए गए चरणों के अनुसार चरण दर चरण अभ्यास किया। हालांकि वांग हाओ को जल्द ही पता चल गया कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। ये कब शुरू हुआ, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन वांग हाओ का शरीर लगभग विनाश की ज्वाला के साथ एक हो गया था। ऐसा लगता है कि वह अनजाने में मोरो कबीले की शरीर को मजबूत बनाने की तकनीक के शुरुआती स्तर तक पहुंच गया था। उसके शरीर की लगभग हर मांसपेशी और हड्डी की कोशिका विनाश की भयंकर ज्वालाओं का सामना कर सकती है। इससे वांग हाओ को अपने प्रशिक्षण में काफ़ी मेहनत से बचने में मदद मिली। वांग हाओ को शरीर को परिष्कृत करने के पहले स्तर को पूरा करने में लगभग 3 घंटे लग गए। त्वचा झिल्ली का परिष्करण। मेरी त्वचा में अब कुछ खास नहीं दिखता। ये पहले से थोड़ी सफ़ेद और अधिक लचीली हो गई है, बस इतना ही। यह मोए के विशालकाय शारीरिक कवच से बिल्कुल अलग दिखती है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं गलत तरीके से प्रशिक्षण ले रहा हूँ? वांग हाओ को खुद पर शक होने लगा। अब जबकि वांग हाओ ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, उसके शरीर से काले, दुर्गंधयुक्त बलगम और मृत त्वचा की एक परत निकलती है, जो विनाश की ज्वालाओं से जलने के बाद पूरी तरह से राख में बदल जाती है। वांग हाओ की त्वचा भी एक बच्चे की त्वचा जैसी चिकनी, चमकदार, गोरी और पारदर्शी हो गई थी। उसके शरीर के सारे निशान भी पूरी तरह गायब हो गए थे। उसकी त्वचा मानो फिर से जीवंत हो उठी थी, उस पर कोई दाग धब्बे नहीं थे। अगर कोई लड़की जो अपनी दिखावट का ख्याल रखती है, वांग हाओ की त्वचा को अभी देखे, तो वह निश्चित रूप से उसके पास जाकर ये पूछने से खुद को रोक नहीं पाएगी कि उसने किस अस्पताल से जीन बढ़ाने वाले इंजेक्शन लगवाए हैं, क्योंकि इनका असर इतना ज़बरदस्त है। वांग हाओ ने मिश्र धातु से बना एक युद्ध छुरी निकाला, उसे अपने दाहिने हाथ से पकड़ा, गहरी सांस ली और अचानक उसे घुमा दिया। क्लिक। मिश्र धातु की तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई, लेकिन वांग हाओ की हथेली पूरी तरह से सुरक्षित थी। लगता है मेरी त्वचा की रक्षा क्षमता वाकई काफ़ी बढ़ गई है। हालांकि यह अभी भी मोए जैसी पवित्र कलाकृति के स्तर तक पहुंचने के लिए काफ़ी नहीं है। वांग हाओ को बात समझ आ गई और मोरो कबीले की इस शरीर सुधार तकनीक में उनकी रुचि और भी बढ़ गई। बाकी समय में वांग हाओ ने खुद को कठिन प्रशिक्षण में समर्पित कर दिया। वांग हाओ ने दूसरे स्तर का अभ्यास करने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने दूसरे स्तर का अभ्यास शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित करने के लिए 1 और सप्ताह तक अभ्यास जारी रखा कि पहला स्तर पूरी तरह से स्थिर हो जाए। दूसरा स्तर, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाना। वांग हाओ की हड्डियां ड्रैगन मज्जा से मजबूत हो गई थीं और खून की एक बूंद से पुनर्जीवित हो जाती थीं, जिससे वह सामान्य मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो गया था और यहाँ तक कि उस क्षेत्र से परे की कुछ शक्तिशाली जातियों के बराबर भी था। हालांकि
वांग हाओ के पास हमेशा से ज्ञान का भंडार रहा है, लेकिन उसे संजोना नहीं आता था। उसने जानबूझकर अपने कौशल को निखारने की कोशिश नहीं की, इसलिए वह मूल रूप से अपनी पिछली उपलब्धियों और क्षमता के सहारे ही जीवन यापन कर रहा था। अब जब मैंने शरीर को निखारने की यह विशेष तकनीक हासिल कर ली है, तो यह ऐसा है जैसे कोई अनमोल जेड पत्थर किसी कुशल कारीगर के संपर्क में आ जाए और वह उसे एक उत्कृष्ट जेड कलाकृति में ढाल दे। यह एक स्वाभाविक और सहज प्रक्रिया है। वांग हाओ के लिए अब स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। मजबूत बुनियाद और आम लोगों से कहीं अधिक शारीरिक क्षमताओं के साथ वांग हाओ शरीर को निखारने की तकनीकों का अभ्यास करते समय आधे प्रयास से दोगुने परिणाम प्राप्त करने में सक्षम थे। मोरो जनजाति के वंशज होने का दावा करने वाले मोती जनजाति के प्रतिभाशाली लोगों में भी वांग हाओ जैसी असाधारण प्रतिभा नहीं हो सकती है। एक और दिन बीत गया और वांग हाओ के शरीर को निखारने का दूसरा स्तर भी स्थिर हो गया। साधना की गति तो पहले स्तर की तुलना में कई गुना तेज है। एक बार जब वांग हाओ अपनी गहन साधना में तल्लीन हो जाता है, तो वह सब कुछ भूल जाता है। पूरी तरह से उन्मादपूर्ण, आत्ममुग्ध उन्माद में खो गया। लगातार 5 दिनों के कठिन प्रशिक्षण के बाद वांग हाओ की साधना का दूसरा स्तर बहुत मजबूत हो गया। अब वांग हाओ की हड्डियां पहले से अधिक मजबूत और लचीली हो गई हैं। उसकी मूल सफ़ेद हड्डियां चमकदार सफ़ेद जेड में बदल गई हैं और उसका चमकीला लाल अस्थि मज्जा हल्के सुनहरे रंग का हो गया है। सामान्यतः मानव शरीर हड्डियां टूटने से पहले 10 अरब जिन के बल को सहन कर सकता है, लेकिन अब वांग हाओ ने 80 अरब जिन के भयावह बल को सहन कर लिया है और उसके शरीर की सबसे नाजुक हड्डियां भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और इसके भीतर मौजूद हल्के सुनहरे अस्थि मज्जा में अजगर के रक्त की एक समृद्ध आभा हल्की हल्की रूप से समाहित थी। शरीर के भीतर गहराई में छिपी अशुद्धियां और अपशिष्ट पदार्थ रोमछिद्रों के माध्यम से और प्रत्येक सांस के साथ खांसकर बाहर निकलने वाले गाढ़े काले कफ के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। क्यों न पूरी कोशिश करके देखूं कि मैं कितनी दूर तक जा सकता हूँ। शरीर को परिष्कृत करने के दूसरे स्तर को तेजी से पार करने के बाद वांग हाओ ने तीसरे स्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। इस समय वांग हाओ को महसूस हुआ कि उसके शरीर की पूरी क्षमता का अभी तक पूरी तरह से उपयोग नहीं हुआ है और ड्रैगन वंश की असीम ऊर्जा अभी तक समाप्त नहीं हुई है। तीसरा चरण, आंतरिक अंगों को परिष्कृत करना। मानव शरीर के 5 आंतरिक अंग और 6 आंतें सबसे कमजोर अंग होने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण अंग भी हैं। आपका बाहरी रूप कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर आपके आंतरिक अंग कमजोर हैं तो सब व्यर्थ है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ उस्ताद मुक्केबाज जो उत्कृष्ट तकनीकों में निपुण होते हैं, दूर से ही प्रहार कर सकते हैं, जिससे बाहर से कोई दिखाई देने वाला नुकसान नहीं होता, जबकि उनके आंतरिक अंग पूरी तरह से गलकर चूर चूर हो जाते हैं और उनकी जीवन शक्ति समाप्त हो जाती है। स्टॉप्ड अध्याय 609। मैं तुम्हारे लिए दुबला पतला और कमजोर हो गया हूँ। महज आधे महीने में ही वांग हाओ के शरीर का परिष्करण तीसरे स्तर के अंग परिष्करण तक पहुँच गया है। वांग हाओ की हर सांस के साथ उसके शरीर में हवा और गरज की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती थीं। उसके हर कदम के साथ उसकी हड्डियों के बीच से गरजने जैसी आवाजें निकलती थीं और उसके शरीर की हर कोशिका असीम ऊर्जा से भर जाती थी। उसकी ड्रैगन वंश की शक्ति अविश्वसनीय रूप से प्रबल थी और उसके शरीर के हर खुलने और बंद होने के साथ वह एक अचल और विस्मयकारी आभा का संचार करता था। आंखें खोलते ही उनकी आंखें बिजली की गति से चमक उठीं, जीवन शक्ति से भरपूर थीं और उनका रूप रंग आकर्षक और मनमोहक था। उनकी पूरी आभा अचानक एक उच्च स्तर पर पहुंच गई। ... वांग हाओ के चले जाने के बाद भी डू सन्यांग सुनवू की मृत्यु के सदमे से उबर नहीं पाई थी। वो दिन भर खोई खोई रहती, घर से बाहर नहीं निकलती और सुनवू के साथ बिताए अपने जीवन के वीडियो देखती रहती थी। उप कप्तान डू सन्यांग को इतना दुखी देखकर सभी को बुरा लगा, लेकिन इस समय किसी ने भी उन्हें परेशान नहीं किया। सभी ने चुपचाप वहां से चले जाने का फैसला किया ताकि उन्हें पर्याप्त निजता मिल सके। भाई वू, आपने हमें इस तरह छोड़ दिया है, अपनी तीसरी बहन को इस दुनिया में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। भाई वू, देखो,
यह शादी का जोड़ा मैंने खुद डिजाइन किया है ना खूबसूरत? भाई वो, आप चाहते हैं कि मुझे लड़का हो या लड़की? डू सन्यान ने आधे महीने तक बिना आंखें बंद किए सुनवू के कपड़े पकड़े रखे। उसके पूरे शरीर से दुर्गंध आ रही थी और वह अस्त व्यस्त और मैली हो गई थी। कौन सी महिला खूबसूरत दिखना पसंद नहीं करती? अन्यथा डू सन्यांग ने अपनी शादी के दिन अपना सबसे खूबसूरत रूप दिखाने की उम्मीद में अधिक सुंदर बनने के लिए जीन बढ़ाने वाले इंजेक्शनों पर इतनी बड़ी रकम खर्च नहीं की होती। लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा। उस समय वो पूरी तरह टूट चुकी थी। इस दुनिया में प्यार आखिर क्या है जो लोगों को दिन रात एक दूसरे के लिए तरसाता है? जब तुम्हारी वापसी की ये तड़प, ये लालसा एक शाश्वत स्मृति में बदल गई, जब ये प्रतीक्षा एक बुलबुले की तरह थम गई, जब जिस प्रियतम का मैंने बेसब्री से इंतजार किया था वो हवा में गायब हो गया। दुनिया में कितनी समर्पित महिलाएं इस तरह की पीड़ा सहन कर सकती हैं? हालांकि 9वें स्तर की विशेषज्ञ होने के नाते डू सन्यांग बिना खाए पिए महीनों तक बिना किसी दुष्प्रभाव के रह सकती थी, फिर भी वह हाड़ मांस की इंसान थी। अगर वह इसी तरह खुद को थकाती रही तो अंततः उसकी मृत्यु हो जाएगी। गैलेक्सी टीम के भाई अपने कप्तान को खोने के बाद एक और पुराने दोस्त को खोने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तीसरी बहन, कुछ खा लो। तुमने 21 दिनों से पानी की एक बूंद भी नहीं पी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम मर जाओगी। भाई कियान कम बोलने वाले व्यक्ति थे, लेकिन इस नाजुक घड़ी में वे बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। लगातार 21 दिनों तक भाई कियान समय पर डू सन्यांग को दिन में 3 बार भोजन पहुंचाते थे। हालांकि हर बार इसे बिना छुए ही दोबारा परोस दिया जाता था। बाकी लोग भी चिंतित थे कि डू सन्यांग कोई मूर्खतापूर्ण काम न कर दे, इसलिए वे बारी बारी से दरवाजे के बाहर पहरा देते रहे ताकि उसे कोई बेवकूफ़ी भरा काम करने से रोका जा सके। जब वांग हाओ एकांतवास से बाहर आया तो वह भूख से बेहाल था। तभी उसने देखा कि भाई कियांग डू सन्यांग के कमरे से स्वादिष्ट भोजन से भरी एक बड़ी मेज बाहर ला रहे हैं। हालांकि खाना पूरी रात बाहर रखा रहा था और पूरी तरह से ठंडा हो गया था, लेकिन उस समय वांग हाओ को किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी। ठीक है भाई कियांग, चिंता मत करो, ये सब काम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए इनका ख्याल रखूंगा। वांग हाओ के बेफिक्र चेहरे को देखकर कियांगे को बहुत गुस्सा आया। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वह वांग हाओ का मुकाबला नहीं कर सकता और उसके पास अपने गुस्से को दबाने के अलावा कोई चारा नहीं था। खाओ खाओ खाओ, ये सब तुम्हारा है। मैं आशा करता हूँ कि तुम पेट भरकर खाओगे और मर जाओगे। सच में, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि सब लोग खराब मूड में हैं? केवल तुम ही निर्दयी हो। वांग हाओ शांत रहा। बेशक वह जानता था कि वूगे की मृत्यु पर सभी शोक मना रहे थे, खासकर वे लोग जो डू सन्यांग के दिल टूटने से बहुत दुखी थे और हाल ही में उदास थे। हालांकि वांग हाओ की राय में जो व्यक्ति मर चुका है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। अत्यधिक शोक करने से भाई वू को परलोक में केवल अपराधबोध ही होगा। क्यों न हम सब खुशी से रहें? केवल इसी तरह हम भाई वू की इच्छा और भावना को सही मायने में आगे बढ़ा सकते हैं। अन्यथा यदि वे इसी तरह उदास रहे तो सभी की लड़ने की क्षमता उनकी भावनाओं से बुरी तरह प्रभावित होगी और उसमें गिरावट आएगी, जिससे रैंकिंग में पहले से ही सबसे नीचे मौजूद टीम के लिए स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। इस समय पूरी टीम को एक नेता की जरूरत है। हमें ऐसे किसी व्यक्ति की जरूरत है जो सभी के जोश को फिर से जगा सके और हमें भाई वू की मृत्यु के साये से बाहर निकाल सके। और अब ऐसा लगता है कि केवल वांग हाओ ही उस भूमिका को निभा सकते हैं। वांग हाओ ने कियांगे के हाथ से खाने की गाड़ी छीन ली और ठंडे बचे हुए खाने के ढेर सीधे अपने मुंह में ठूंस लिए। इस तरह के खाने को खाना जल्दी जल्दी खाना कहना सही नहीं होगा, वे तो मानो खाना निगल ही जाते हैं। 30 सेकंड से भी कम समय में 10 छोटी छोटी डिश, 6 ठंडे व्यंजन, 3 थाली भुना हुआ मांस, 5 मिठाइयाँ और 2 सर्विंग आइसक्रीम धीरे धीरे खाने की गाड़ी पर परोसी गईं। वांग हाओ ने उन सबको धूल चटा दी। गड़गड़ाहट टिल्ड। खाना खत्म करने के बाद वांग हाओ ने एक हल्की सी डकार ली।
क्या और कुछ है? इससे तो दांतों के बीच का खाली स्थान भी नहीं भरेगा। वांग हाओ को पलक झपकते ही भोजन का एक विशाल ढेर चट करते देख कियांग दंग रह गया। धिक्कार है, क्या तुम इंसान भी हो? तुम तो राक्षस हो। तुमने इतना खा लिया है और फिर भी तुम्हारा पेट फूला हुआ है। धिक्कार है, तुम तो सनकी हो, हद से ज्यादा खा सकते हो। कियांग शायद ही कभी किसी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन इस समय उन्हें वांग हाओ की प्रशंसा न करने का कोई कारण नहीं मिल रहा था। घर के अंदर मौजूद डू सन्यान ने भी वांग हाओ और कियांग की बातचीत सुनी। वांग हाओ, मेरे कमरे में खाने से भरी पूरी मेज है, तुम सब ले लो और खा लो। मैं अब और नहीं खा सकती। डू सन्यान ने कमजोर और धीमी आवाज में कहा। हाँ, तो मैं शिष्टता नहीं बरतूंगा। जैसे ही उसने बात पूरी की, वांग हाओ करते हुए डू सन्यान के कमरे में घुस गया। कियांग उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह अपना हाथ बढ़ा पाता, वांग हाओ गायब हो चुका था। वांग हाओ का कहीं कोई अता पता नहीं था। इस समय वांग हाओ मेज पर सीधे बैठे हुए थे और धीरे धीरे और व्यवस्थित तरीके से अपना भोजन कर रहे थे। बाहर खाने की उनकी पहले की अभद्र और असभ्य आदतों की तुलना में वांग हाओ अब धीरे धीरे, विनम्रता से और एक सज्जन व्यक्ति की तरह खाते हैं। वाह, इस बेहतरीन वाग्यू बीफ की खुशबू लाजवाब है। शायद दुनिया के सबसे अमीर लोग भी इतना प्रीमियम जंगली बीफ नहीं खरीद सकते। और यह शानदार 100 साल पुरानी बोर्डो रेड वाइन, वाह, ये तो लाजवाब है। खाना खाते समय वांग हाओ कभी कभी तिरछी नज़र से डू सन्यान को देख लेता था। कियांग दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, हिचकिचाता रहा, अंदर आकर वांग हाओ को भगाना चाहता था, लेकिन अंदर जाने से बहुत डर रहा था। अंत में वह बस दरवाजे के बाहर खड़ा रहा और चुपके से बातें सुनता रहा। वांग हाओ के चिढ़ाने का और अधिक विरोध न कर पाने के कारण डू सन्यान ने अंततः उससे बात की। वांग हाओ, तुम बस अपना खाना खाओ और चुप रहो। भाई वू का वीडियो देखने में मेरी खलल मत डालो। डू सन्यान ने उदास स्वर में कहा। ये सुनकर वांग हाओ ने मन ही मन सोचा, ये तो अच्छी खबर है। मुझे खेद है कि मैंने भाई वू को नाराज कर दिया। बहन डू, अगर तुम सचमुच भाई वू से प्यार करती हो, तो इन निर्जीव वस्तुओं की परवाह क्यों करती हो? अगर मेरे यहाँ खाने से भाई वू के बारे में तुम्हारे विचार बाधित होते हैं, तो इसका क्या मतलब है? वांग हाओ ने बनावटी तौर पर आलस भरे लहजे में सवाल पूछा। वांग हाओ के अचानक पूछे गए सवाल को सुनकर डू सन्यान गुस्से से भड़क उठी, लेकिन फिर उसने खुद को रोका और खुद से वही सवाल पूछने लगी। स्टॉप्ड।